अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मेरा आपका साथ होगा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। सबसे पहले आज के शो में जो टॉप स्टोरीज हैं वो शामिल करते हैं। हम देख रहे हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने सिंध में गवर्नरशिप के मामले पर अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़े कर दिया और उनका मौक़िफ़ ये है कि मुस्लिम लीग नून को उन्होंने यकीन दहानी करवाई है और उन्होंने ये कहा है कि जो है हम आपकी हिमायत भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बल्दियाती इदारों की खुद मुख्तारी है उसमें जो है वो उन्होंने उसको हाईलाइट किया इस इशू को कि वो चाहते हैं कि ये ज़रूर हो जाए। और मुस्लिम लीगी वफ़द ने MQM को ये यकीन दिलाया है कि अवामी मफाद के लिए इन तरामीम को पार्टी जो है वो सपोर्ट करेगी और ये कहा गया है कि गवर्नरशिप भी MQM का हक़ है जिसमें हम दस्तबरदार नहीं होंगे। उसके साथ साथ निगरे वज़ीर सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने अपनी काबीना के साथ जो है वो आमद बहार पर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया है। मुख्तलिफ दरख्त लगाए जाएंगे। शजरकारी की मुहिम साल में 2 मरतबा की जाती है और महकमा जंगलात 5 रुपये में पौधे फ़रोख्त करेगा और दरख्त लगाने से सूबे का माहौल भी बेहतर होगा और ख़ुद भी सिम्बॉलिकली जो है पौधा लगाकर इस शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया गया है। तो अर्बन फॉरेस्ट की स्कीम भी शुरू की गई है निगरान वज़ीर आला सिंध की जानिब से, हम इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा IG ने शहर में भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत जारी कर दी है। अगले 12 रोज़ के अंदर पहले तमाम भिखारियों का डाटा जमा किया जाएगा, उसके बाद बच्चों की तस्वीर जमा की जाएंगी और उसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और भिखारियों की बढ़ती हुई तादाद पर शिकायतें आ रही थी बहुत ज़्यादा, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। और आगे हम जब देखते हैं कि रमज़ान मुबारक में भी हर जगह, हर आपको चौक पर, हर नुक्कड़ पर, हर सिग्नल पर जो है ना वो इसमें इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा होता है, तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए सीरियस इक़दाम होने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ कराची में सिंध काबीना का इजलास हुआ और काबीना ने सिंध एजुकेशन फाउंडेशन को मुफ्त दरसी किताब देने के लिए 500 रुपये मिलियन की मंजूरी दे दी है और काबीना ने 140 मिलियन रुपए सिंध एजुकेशन फाउंडेशन में ज़ेर तालीम बच्चों की जो इम्तहानी फ़ीस है उसको अदा करने की मंजूरी दी है। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की इनरोलमेंट 89,000 के करीब है और 2,723 स्कूल्स हैं जिनमें बच्चे इनरोल हैं, तकरीबन 90,000 ही आप उनको कह लें। कराची वाटर बोर्ड ने पंपिंग स्टेशन के पावर कनेक्शन के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग फ्री फीडर्स पर मुंतकिल करना चाहती है। ये भी हमारे सामने जो है वो खबर आई है और सिंध काबीना ने कनेक्शन की मुंतकली के लिए 324 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा शहर कायद के 4 सरकारी कॉलेजेस में आर्ट्स फैकल्टी बंद है, उसमें दाखिले बंद हैं और ये सिलसिला गुज़िश्ता 2 सालों से बंद है। हज़ारों तालिबात आर्ट्स फैकल्टी में दाखिलों से महरूम हैं। गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन नाज़िमाबाद, गवर्नमेंट शहीद मिलत कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज नूर फेडरल बी एरिया में आर्ट्स फैकल्टी में दाखिले बंद हैं और गवर्नमेंट अब्दुल्ला कॉलेज नॉर्थ नाज़िमाबाद में सालाना 600 दाखिले लिए जाते थे आर्ट्स फैकल्टी में, लेकिन जो है वो अब ये दाखिले बंद हैं और अभी तक उनको स्टार्ट नहीं किया गया, ओपन नहीं किया गया है। उसके अलावा व्हीकल टैक्स नादहिंदगान के ख़िलाफ़ मुहिम का आगाज़ किया गया था, जो कि मुहिम जारी है। टैक्स नादहिंदगान के ख़िलाफ़ सूबाई महकमा एक्साइज़ की जो मुहिम है उसका दूसरा रोज़ है और शहर के 30 मकामात पर व्हीकल टैक्स नादहिंदगान को चेक किया जाएगा और उनको रोका जाएगा। आज से ये 7 मार्च तक मुहिम जारी रहेगी। आजिज़ जमाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम आजिज़ भाई, कैसे हैं जी? आप कैसी हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और साथ साथ हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर मेराज अख्तर साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मेराज भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है और मुख्तलिफ दरख्त जो है वो शहर भर में लगाए जाएंगे और निगरान वज़ीर आला सिंध जाते जाते भी जो है ना वो अच्छे काम करते जा रहे हैं कि चलो, लेकिन शजरकारी मुहिम हर साल होती है। आज साल में 2 बार अभी में जैसे मैंने बताया, यस, और बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन वो दरख्त जी नज़र क्यों नहीं आते शहर में? अगर इतनी बड़ी मुहिम होती है तो कहाँ जाते हैं वो हर साल? देखें, कल जो वज़ीर आला ने कहा है कि जी महकमा जंगलात जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो शहरियों को पौधे फराहम करे और सस्ते नर्ख पे तमाम शहरियों को 5 रुपये में एक पौधा 5 रुपये में, मतलब समझे कि फ्री। हाँ। तो लेकिन ये पौधे फराहम भी किए जाते हैं, पौधे लगते भी हैं। मेरा एक इस पर ये सवाल है जो आपने भी उठाया, दरख्त लाखों की तादाद में लगते हैं, हर 6 माह में लाखों की तादाद में पौधे लगते हैं, लेकिन लाखों की तादाद में दरख्त क्यों नज़र नहीं आते? अच्छा, जो दरख्त नज़र आते हैं वो भी काटे जाते हैं। दरख्तों की कटाई भी हमें 12 महीने नज़र आ रही होती है, यानी जो अच्छे फले फूले दरख्त हैं उनको रोडों से काट दिया जाता है, सालों पुराने दरख्त। अच्छा, नया कोई मंसूबा, कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो हज़ारों दरख्त काटे जाते हैं। जैसे BRT रेड लाइन के रूट पे हज़ारों की तादाद में दरख्त काटे गए हैं। इस तरह ये एक अजीब किस्म की कश्मकश में हैं हम कि
ये जो नए पौधे लाए जाते हैं इन पे भी करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। 5 रुपए उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे करोड़ों रुपए हर सीज़न में महकमा जंगलात खर्च करके ये पौधे लाता है। ये पौधे फिर लोगों में तकसीम किए जाते हैं। लेकिन ये हर सीज़न में करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी हमारे मुल्क में या शहर कराची में दरख्तों का जो जिस तरह का ये अब सीएम साहब भी कल फरमा रहे थे कि यहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट भी कायम किया गया है, अर्बन फॉरेस्ट में भी जो है दरख्त लगेंगे। और इस तरह शहर के, आपको याद होगा कि आपके ही प्रोग्राम में कुछ अर्सा कबल हमने बात की थी शाहराह फैसल की खूबसूरती पे लिए, उसके लिए भी कहा गया था कि शाहराह फैसल पर नए पौधे लगाए जाएंगे, लेकिन शाहराह फैसल पर भी दरख्त काटे जा रहे हैं, आज तक भी काटे जा रहे हैं। तो ये एक इसको कौन समझाएगा कि आप बेशक नए पौधे लगाएं, बेशक नए दरख्त लगाएं, लेकिन ये फले फूले दरख्तों को जो काटने का सिलसिला है इसको किस तरह बंद किया जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही, और ये बहुत ज़्यादा हो गया। अब जैसे अभी आपने कहा कि बीआरटी के लिए काटे गए, गुलिस्तान जौहर में क्यों काटे गए अभी तक उसकी वजह सामने नहीं आई है। इसके अलावा अर्बन फॉरेस्टिंग पर भी काम हो रहा है और उन्होंने तकरीबन 39 एकड़ पर जो है वो ये अर्बन फॉरेस्ट बनाया है। अब ये कह रहे हैं कि उसमें लियारी नदी के 22 एकड़ की पट्टी पर भी दरख्त और पौधे लगाए जाएंगे, उसमें मुर्तज़ा वहाब साहब का ये कहना है। इसके अलावा जो है वो अर्बन फॉरेस्टिंग की स्कीम शुरू की गई है। ये अर्बन फॉरेस्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो पहले भी लाया गया था, लेकिन हमने देखा कि उस पर काम नहीं हुआ। अर्बन फॉरेस्टिंग का मतलब है कि बड़ी स्पेसेस पर जो है वो आप पौधे लगाएं। यहाँ तो कुछ भी बड़ा खाली दिखता है वहाँ पर बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए अर्बन फॉरेस्ट पे पहले भी काम हुआ है, अगर आपने देखा हो तो ये साहिल के करीब भी ना, क्लिफ्टन के साहिल पर भी एक बहुत बड़ा अर्बन फॉरेस्ट था और बनाया गया था और उसको बहुत अच्छे तरीके से एक एनजीओ के हवाले किया गया था जिसने उस पर जो है काम किया, उसको चलाया। लेकिन हमने ये देखा कि उसको फिर फंड्स की कमी का सामना रहा, क्योंकि जब भी हमने उस पर पैकेज किया या कोई न्यूज़ बनाना चाहिए तो हमें पता चला कि कभी पानी का इशू है, कभी बिजली के बिल का इशू आ रहा है, तो मोटर नहीं चल पा रही, जो मोटर नहीं चल पा रही तो पानी कैसे खींचेगी और किस तरह से वो फराहम करेगी पौधों को। तो एक तो ये मसला है कि ये स्कीम्स शुरू तो की जाती हैं, लेकिन अब कोई भी आप स्कीम शुरू करें तो देखें, अगर आप पौधे तो ऐसी चीज़ है कि एक आम हम लोग भी अगर अपने घर के अतराफ़ में यही चाहते हैं कि पौधे लगे हों, कुछ दरख्त लगे हों, तो थोड़ा सा माहौल पे असर इसका बहुत ज़्यादा पड़ता है ना। तो पसंद तो सबको है, लेकिन उसकी निगहदाश्त और उसको फिर ये भी देखना है ना कि आपने कि उसको पानी भी चाहिए, ठीक है, और उसका ख्याल भी रखा जाना चाहिए ताकि वो पनप सकें और बड़े हो सकें। अच्छा, हमारे यहाँ दूसरा इशू जैसे कि अभी आजिज़ भाई ने बताया कि ये दरख्तों की कटाई का है, तो अब वो उसमें ये है कि तरक्याती काम जब शहर में शुरू होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो है दरख्तों की कटाई के मामलात नज़र आते हैं। लेकिन इस बार चंद सालों में कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं हमें। गुलिस्तान जौहर की पूरी बेल्ट पे जैसे बताया, बीआरटी के मंसूबे पे बताया। इसके साथ अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ था कुछ रोज़ पहले, आईजी ऑफिस, आईजी के जो पुलिस क्लब बना हुआ है क्लिफ्टन में, जी उसकी तज़ीन व आराइश का काम हो रहा था। तो उसमें भी एक बरगद का जो एक बहुत 100 साल पुराना दरख्त था उसको काट दिया गया। अच्छा, काट दिया गया, दरख्त बर्बाद कर दिया, उसको टुकड़े करके ले गए। अब उसके बाद जो है जब तक वो कट रहा था, जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो वहाँ मौजूद होगा, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। उसके बाद एक मुकदमा दर्ज किया गया, 2 लोग भी उसमें गिरफ़्तार किए गए हैं। लेकिन बात यह है कि दरख्तों की कटाई जो है, इस पर जो कानून साजी है उसको मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसी तरह क्योंकि एक दरख्त को परवान चढ़ने में कई साल लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना, एक पौधे को परवान चढ़ने में। अब पौधे तो आप लगा रहे हैं, जब वो दरख्त बन जाता है तो उसको काट दिया जाता है, तो माहौल किस तरह से बेहतर होगा? इसके लिए कानून साजी चाहिए कि पौधे को संभालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब वो दरख्त बन जाता है तो वो सेल्फ रिलायंस पर आ जाता है। वो पानी भी अपना खुद ज़मीन से ले रहा होता है, बारिश से, जो सिस्टम में, इको सिस्टम में जो पानी होता है वो ले रहा होता है, और आपको माशरे के अंदर या हमारे एनवायरनमेंट के अंदर उसका सिर्फ कंट्रीब्यूशन ही रह जाता है, तो दे ही रहा होता है। 2-3 डिपार्टमेंट्स की बुनियादी जिम्मेदारी, तो केएमसी का महकमा बागात है। आप ज़रूर शाहराह फैसल पे चलते हुए देखेंगे तो गाड़ियाँ जो हैं दरख्तों को पानी दे रही होती हैं महकमा बागात की, यानी एक बुनियादी जिम्मेदारी उसकी है केएमसी के जो महकमा है। दूसरा, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो है, माहौलियात, महकमा माहौलियात जो है, उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इन तमाम चीज़ों को, जैसे महराज कह रहे हैं, कानून मौजूद है,
ला मौजूद है कि दरख्त नहीं काटने हैं सिवाय ज़रूरी किसी ऐसे कोई रुकावट बन रहा हो, कहीं रास्ता बंद कर रहा हो, कहीं या शायरा पे कोई ट्रैफिक में खलल पड़ रहा, वो एक अलग बात है। लेकिन काटना, ये कानून मौजूद है कि दरख्त नहीं काटने हैं। दूसरी बात कि मैं कह रहा हूँ कि करोड़ों रुपए हर सीज़न में, हर 6 माह में करोड़ों रुपए लगाते हैं आप इस पर पौधे लगाने में। फिर उसके लिए एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसमें सैकड़ों मुलाजमीन है। KMC के महकमे बागात के मुलाजमीन की तादाद 100 से ज़्यादा है, जो इनको पानी देते हैं, जो इनका देखभाल करते हैं, जो दूसरा जो इनकी पूरी जिम्मेदारी हैं। तो इतना बड़ा हम ह्यूज अमाउंट खर्च करते हैं सिर्फ इन पौधों के लिए, दरख्तों के लिए, उसके बाद फिर काट भी लेते हैं। अच्छा, ये 5 रुपए में पौधा मिलेगा कहाँ से? ये शहरी जाके और लगा सकते हैं, तो मिलता कहाँ से ये पौधा 5 रुपए में? ये वैसे तो इसको आसान करना चाहिए अगर किसी को चाहिए तो। अभी कल वज़ीर आला ने महकमे जंगलात जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसको हुक्म दिया है कि ये शहरियों को फराहम किए जाएँ। पहले तो KMC का जो डिपार्टमेंट महकमे बागात था वो फ़राहम करता था। अब अगर महकमा जंगलात फ़राहम करेगा तो आपका सवाल ये जेनुइन है कि इसके लिए कोई प्लेस हो, कोई आसान तरीका हो। ख़ास तौर पे KMC की जो नर्सरियाँ हैं वहाँ पे ये पौधे मिलने चाहिए, या कोई ऐसी जगह हो कि अगर किसी को चाहिए अगर तो इतना ही आसान करना था तो आप टाउन ऑफिसेस में ये पौधे रखवाते और टाउन्स में अगर फॉर एग्जाम्पल 1000-1500 रुपए का पेट्रोल लगा के कोई शख्स गाड़ी में आता है या रक्शे में भी कम से कम भी, अगर आजिज़ भाई अब तो आप घर से बाहर निकले तो आपको जो 500 रुपये चाहिए रक्शे में कहीं जाने के लिए। करीब में औरतें बाजार जा रही थी तो 200-300 रुपये तो ले ही लेते रखने वाला। तो वो जब पौधे लाएगा करेगा तो 500-1000 रुपये में अगर आपने 5 रुपये का पौधा लेने जाना है तो भाई नर्सरी से ले लो। मतलब इसको आसान तो हाँ, आसान, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे मिलेगा 5 रुपये का पौधा। तो इसका कोई फार्मूला बताना चाहिए लोगों को। ये पूरी खबर नहीं आती ना, पूरी चीज़ें नहीं बताते, बस ऐसी अनाउंस कर देते हैं कि हाँ लगेगा यार, सस्ते पौधे दिए, कहाँ दिए, किसको दिए, ये नज़र नहीं आता। फिर वो पौधे लगे कहाँ, ये भी एक सवाल होता है। तो अभी कोई मैकेनिज्म भी तो नहीं है, अब तो खाली कल हुक्म हुआ है। बिल्कुल ऐसे सो मैनी नहीं, पूरा प्लान आना चाहिए ना। हुक्म हुआ है तो आप बताएं कि हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, तो ये फिर अच्छा भी लगे कि हाँ यार ये नियत तो यही है कि करना है। बहरहाल लेकिन अच्छा है, हम तो ये कहते हैं कि थोड़ा भी हो रहा है शहर के अंदर तो कंट्रीब्यूशन है, और आप सब भी शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें। इंतज़ार मत करें कि आपको 5 रुपये वाला पौधा मिलेगा। शजरकारी मुहिम को ओन कर लें और ख़ुद से 2-4 पौधे अपने घर के बाहर, अपनी सड़क पर, अपने ग्रीन बेल्ट पर लगा लीजिए। इसी नुक्ते पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब मौसम का जो हाल है वो भी जान लेते हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जैसे ही फरवरी का मिड ख़त्म हुआ है, 15 तारीख के बाद जो है मौसम खासा चेंज हुआ है। पहले तो बहुत से तेज़ हवाएं चल रही थी और उसके बाद खासी अब गर्मी की शिद्दत में और धूप की शिद्दत में इजाफा हो गया है। तो ये जो टेम्परेचर्स हैं, आप ये भी देख रहे हैं कि दोपहर तक मौसम कैसा रहेगा। दोपहर 12 बजे तक ये कहा जा रहा है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा जाने का इम्कान है, और देन सो ऑन। आप देखेंगे कि दिन भर में मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, नज़र भी आ रहा है हमें। तो खासा मौसम अब जो है ना वो चेंज हो रहा है, गर्मी आ गई है, लगता यही है। और आप भी जो है ना वो गर्मी की तैयारी अब कर लीजिए, क्योंकि सर्दियों को अब टाटा बाय बाय कर दें। इसके साथ साथ जो है वो माल का हाल भी जान लेते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो 181 पे पहुंच चुका है। इसके अलावा यूरो की जो बाइंग है वो 300 पे पहुंच चुकी है। US डॉलर की बात की जाए तो 279.7 पे पहुंच गया है। सऊदी रियाल 74.35 पे बरकरार है। तो ये हमने जो है माल का हाल हमने आपसे डिस्कस किया। आप देख लें, जो भी लोग करेंसी में डील करते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। साथ साथ जो है वो आप स्क्रीन पर देखते रहेंगे कि जो मुख्तलिफ वेजिटेबल्स हैं या उनके रेट्स हैं वो क्या क्या हैं, वो आपके साथ आते रहेंगे। साथ में अपना डिस्कशन जो है वो भी कंटिन्यू करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने सिंध में गवर्नरशिप के मामले पर जो है मौक़िफ़ ज़ाहिर कर दिया कि गवर्नरशिप वो रखना चाह रहे हैं और उनका इख्तियार भी है, वो कहते हैं। उसके साथ साथ बल्दियाती इदारों की खुद मुख्तारी, एक नुमाया जो है ना उनका जो नुकात शेयर किए हैं, उसमें उन्होंने इस पर भी बात की। 3 नुकाती आइनी तरमीम पर हिमायत भी मांगी। देखें, इस बार थोड़ा सा सूरत हाल मुख्तलिफ है, इसको नज़र में रखना पड़ेगा। पॉलिटिकल सिचुएशन जी, MQM की डिमांड तो जायज़ है सूबे में गवर्नरशिप की, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के सामने ये शर्त रखी है
सही। कि वफाकी सतह पे हम अगर मिलकर हुकूमत बना रहे हैं जी। तो जिन जिन सूबों में हमारी हुकूमत होगी वहाँ गवर्नर हमारा होगा। यानी अगर सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनती है और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनती है तो पीपल्स पार्टी की ये डिमांड है कि सिंध में और बलूचिस्तान में गवर्नर भी पीपल्स पार्टी की मर्जी का हो। सही। तो अच्छा, वफाक में ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी के बगैर इस बार हुकूमत बन भी नहीं सकती। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं या जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो इन दो जमातों की बन रही है। तीसरी बड़ी इनकी जो इत्तेहादी जमात है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। इन तीन बड़ी जमातों की हुकूमत बन रही है, यानी मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। वफाक में इन तीन जमातों की हुकूमत बन रही है। यकीनन तो सूबों में भी पावर शेयरिंग इसी तरह होगा। जिस तरह पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास सीटें नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन पीपल्स पार्टी पंजाब काबीना में भी हिस्सा मांग रही है। इसी तरह सिंध में अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत में शामिल नहीं भी होती है तो उनका मुतालबा बनता है कि सूबे में गवर्नर उनका होना चाहिए। पहले भी PDM की जब हुकूमत आई थी इत्तेहादी तो कामरान टिसोरी गवर्नर बने थे MQM पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि पीपल्स पार्टी अपनी इस डिमांड से विथड्रा करेगी या नहीं करेगी कि सूबे में, क्योंकि मेरी ख़बर के मुताबिक कि पीपल्स पार्टी ने ये डिमांड की थी कि गवर्नर कामरान टिसोरी को हटाया जाएगा और पीपल्स पार्टी की तरफ से गवर्नरशिप का उम्मीदवार लाया जाएगा, जिसके लिए डॉक्टर आसिम का नाम भी फ्लोट हुआ था। लेकिन अब अगर वफाक में इनकी आपस में कोई पैचअप होती है MQM की भी, और MQM मुमकिन है कि सूबाई हुकूमत का हिस्सा भी बन जाए, क्योंकि तीनों जमातों की मुश्तरका हुकूमत है। या मुमकिन है पीपल्स पार्टी को MQM को लाने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि उनके पास अपनी वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है, लेकिन इत्तेहाद की सूरत में मुमकिन है कि सूबाई हुकूमत का हिस्सा बने MQM। और फिर इसके लिए सिंध के गवर्नरशिप के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को राज़ी करना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। अगर MQM सूबाई हुकूमत में ना भी हो, वफाकी हुकूमत में तो बहरहाल होगी। तीनों जमातें, अब पीपल्स पार्टी का अब तक डिसाइड नहीं है कि कैबिनेट में होगी या नहीं होगी, लेकिन इत्तेहाद में तो होगी। तीनों जमातों की इत्तेहादी हुकूमत तो कहलाएगी। लेकिन इसमें फिर पीपल्स पार्टी को राज़ी करना पड़ेगा कि वो उसका जो मुतालबा है सूबे में अपनी पार्टी का गवर्नर लाने का, उससे दस्तबरदार होना पड़ेगा और फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का गवर्नर का ओहदा देना पड़ेगा। मेरा ख्याल है अगर MQM को गवर्नरशिप मिल गई तो कामरान टिसोरी कंटिन्यू करेंगे, उसको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको। लेकिन अगर नहीं मिलती है तो फिर गवर्नर सिंध तब्दील भी हो सकता है। कामरान टिसोरी साहब भी जो ना खासे एक्टिव इस वक्त दिखाई दे रहे हैं ना, उस ओवरऑल ये जोड़ तोड़ में और बातों में, तो उस पर भी हमारी पॉलिटिकल जो है वो कामरान टिसोरी कह रहे हैं कि वो सब है, उसके अपने अल्फाज हैं कि वो MQM का गवर्नर नहीं है, वो पीपल्स पार्टी का भी गवर्नर है, वो मुस्लिम लीग नून का भी गवर्नर है। गवर्नर का ऑर्डर तो होता ही इसीलिए ना कि वो एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि न्यूट्रल हो। बिल्कुल सही है। और ये कामरान टिसोरी बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हमें नज़र आते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स और IT के हवाले से उनके काम। और वो ख़ास तौर पे जो उनकी एक्टिविटी थी, उन्होंने एक जो घंटा जो लगाया है गवर्नर हाउस के बाहर कि भाई कोई भी फरियादी अपना मसला लेकर आता है, तो इस तरह की उनकी एक्टिविटीज़ बहुत रही हैं और काफ़ी उन्होंने काम भी किए हैं। तो अब बात यह है कि जब MQM की सूरत हाल अभी यह है कि जो आम तासुर ये जाता है कि इनको ख़ास तौर पे पोर्ट एंड शिपिंग और इसके अलावा समंदर पार पाकिस्तानी और इसके साथ साथ IT की जो मिनिस्ट्री है वो इनको मिलेगी, जो कि अभी अमूमी तासुर है कि इस पैचअप के बाद ये जो कि अभी हुकूमत बनने जा रही है, हुकूमत साजी हो रही है इसमें, और गवर्नर भी कभी इम्कान है कि MQM का ही होगा, यानी कि जो भी मौजूदा गवर्नर हैं यही, जैसे कि आजिज़ भाई ने कहा कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, इस वक्त जो सिंध का मामला है उसमें बल्दियात की जो वजारत है उसकी थोड़ी सी जो है उसके मामलात पर रस्साकशी है, क्योंकि MQM जाहिर सी बात है कि पहले भी इनके मेयर्स कराची में काम कर चुके हैं और सिटी नाजिम की HSC भी वर्क कर चुके हैं। तो MQM का ये भी कहना है कि उनको बल्दियात की जो वजारत है वो भी दी जाए, ताकि बल्दियात के जो मामलात हैं वो मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल में हों, ताकि ख़ास तौर पर कराची के जो मामलात हैं उसको वो मज़ीद जो है वो बेहतर कर सकें, जिनमें बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ हैं। लेकिन लगता है ऐसा कि शायद कि बल्दियात की वजारत उनको
शायद पीपल्स पार्टी ना दे। तो अभी तक जो सामने सिनेरियो नज़र आ रहा है उसमें यही है कि इनको 3 जो है वजारतें मिलेंगी, जिनमें समंदर पार पाकिस्तानी मैंने बताई आपको, पोर्ट एंड शिपिंग बताई, और इसके अलावा आईटी की मिनिस्ट्री बताई है, और गवर्नर एम के इसमें थोड़ा सा जी हाँ पहली बात थी। थोड़ा सा आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा था जिस पे महराज भाई ने बात की, सूबाई बल्दियाती मिनिस्ट्री का मसला नहीं है। पहले तो इनका है कि बल्दियात के कवानीन में वो तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने वफाक के सामने 3 को ऐसे शराइत में रखी हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में कि कानून में तब्दीली की जाए। यानी एक तो NFC अवार्ड के हवाले से वो कह रहे हैं कि उनका मुतालबा है कि वफाक से बराह रास्त जो सूबों को नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो है, जिसका सूबों को जो रकम मिलती है, MQM का मुतालबा ये है कि सूबों के बजाय वो रकम बराह रास्त मकामी हुकूमतों को मुंतकिल हो। अब ये बड़ी एक सख्त किस्म का मुतालबा है, चूँकि इसमें आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, ये आइनी मसला हो जाएगा। हालांकि मुत्तहिदा को मुस्लिम लीग नून ने यकीन दिलाया है कि वो इन आपके मुतालबात पे नून लीग आपके साथ है, लेकिन ये मामला पार्लियामेंट में जाएगा। NFC अवार्ड की जो तश्कील है वो पार्लियामेंट का मामला है, उसको वो सिर्फ एक सूबे का मसला नहीं है, वो चारों सूबों का मसला है। हम इसको ये भी लेना है ना कि इससे फ़ायदा कितना होगा, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमेशा बल्दियाती इंतखाबात तो हो जाते हैं, लेकिन फिर वो इख्तियारात और फंड्स का रोना ये बल्दियाती नुमाइंदे भी रोते रहते हैं। तो ये बेनिफिशियल होगा बल्दियाती सिस्टम के लिए और आवाम के लिए या नहीं होगा? आज साहब और मेरा साहब दोनों से मेरा सवाल है। बल्दियात का मामला यह है कि अगर हम तकरीबन 10 साल पीछे चले जाएं तो वाटर कॉरपोरेशन यानी कि वाटर बोर्ड होता था, कराची वाटर बोर्ड, तो वो बल्दियात का हिस्सा था और हमेशा से सिटी नाज़िम के पास रहा, वो मेयर के पास रहता था। इसी तरह कुछ और भी जो लोकल गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट्स चले गए हैं, जैसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी था, वो भी सिटी नाज़िम के अंडर में और मेयर के अंडर में रहता था। तो उसमें मुख्तलिफ अदवार में जो है कानून साजियाँ हुई और वो लोकल गवर्नमेंट की जानिब चला गया। तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आई कि बल्दियात में जो ज़्यादा जहाँ से टैक्सेस आने की उम्मीद ज़्यादा थी या आमदनी के ज़राए जो कि सरकारी ख़जाने को मिलते हैं, तो वो डिपार्टमेंट्स जो थे वो इससे मेयरशिप से और जो बल्दियात जो प्योरली बल्दियात है उससे अलग कर लिए गए। तो एक तो ये वाला मामला भी है और इसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM दोनों में ये भी मामला चल रहा है कि भाई ये जो 2 बड़े डिपार्टमेंट्स थे जहाँ से एक बहुत बड़ा फंड जो है वो जनरेट होता है, जिससे सरकार चलती है और बल्दियाती मामला हल होते हैं, बल्दिया को फ़ंड्स की कमी नहीं होती है, तो वो जब अलग किए गए तो उसके बाद से ये ज़बो-हाली का शिकार है जो बल्दियात का महकमा है। और उसमें हम अक्सर ये भी देखते हैं कि कभी कभार तो कई महीने जो है KMC में तनख्वाहों का मिलने का इशू भी रहा, स्वीपर्स की तनख्वाहें मिलने का इशू रहा, जिसमें हमने एक दौर में ये भी देखा कि जी कचरा पड़ा हुआ है सड़कों पे, कोई उठाने वाला नहीं है, उनको स्वीपर्स एहतजाज करते हुए नज़र आए। तो जब बल्दियाती मुलाजमीन को पैसे नहीं मिलेंगे, उनको तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, तो सूरत-ए-हाल यही रहेगी। बहरहाल इस पर इनको सोचने की ज़रूरत है कि भाई मिलजुल कर कोई ऐसा निज़ाम बनाए कि बेहतरी आए। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूँ कि एक निज़ाम आया था सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। जी। जब तक वो निज़ाम चला तब तक ये इदारे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। जब नेमतुल्लाह खान नाज़िम आला बना, उसके बाद फिर मुस्तफ़ा कमाल नाज़िम आला बना, तकरीबन 2005 तक 6 तक ये सिस्टम चला। लेकिन 2008 के बाद 18वीं तरमीम के बाद सिचुएशन तब्दील हो गई। ऐसे तब्दील हो गई कि बहुत सारे महकमे सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में चले गए, बराह रास्त वफाक का उन पे कंट्रोल अब नहीं रहा 18वीं तरमीम के बाद। तो बल्दियात अब सूबाई सब्जेक्ट है इस वक्त बल्दियात का जो इदारा है या बल्दियात का जो महकमा है या बल्दियात का जो काम है वो इस वक्त सूबाई हुकूमतों के दायरे कार में है, वफाकी हुकूमत जो कि दुरुस्त भी एक तरह से देखा जाए तो जी दुरुस्त भी है अगर वो सूबाई हुकूमतों के जो दायरे इख्तियार में है तो जी हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद अब अच्छा उसके बाद फिर सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट सिंध का जो है सिलगो जिसको कहता है, उसमें तरामीम की गई सिंध असम्बली से। एक कानून पास किया गया है जिसमें मेयर के अख्तियारात, जिसमें ये जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या दीगर इदारों की वाटर बोर्ड अब कॉरपोरेशन बन गया, एक सेपरेट इदारा करार दिया गया उसका। अब बल्दियाती मिनिस्टर ही उसके जो है
उसका एक चेयरमैन होगा, लेकिन बल्दियाती मिनिस्टर के अंडर होगा, लेकिन मेयर उस कॉरपोरेशन के बोर्ड का मेंबर रहेगा। इसी तरह सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जैसे इन्होंने जिक्र किया, तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी अब सूबाई इदारा बन गया। पहले ये था कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। जब तक कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी था वो रहता था मेयर के अंडर या नाज़िम आला के अंडर, अब वो बन गया है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। तो सूबाई इदारा बन गया, वो सूबाई वज़ीर बल्दियात के मातहत होता है। जहाँ तक इनकी बल्दियाती मिनिस्ट्री की सवाल है ना, वो फिर वही होगा अगर MQM सिंध में सूबाई हुकूमत का हिस्सा बनती है, इत्तेहाद अगर इनका बनता है, तो MQM बल्दियाती वजारत की डिमांड कर सकती है। वरना सूबे में अगर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनती तो फिर उनको कोई वजारत सूबे में नहीं मिल सकती। अलबत्ता वफाक में 3-4 जो भी वजारतें MQM की डिमांड होगी उसको शायद मिल सकें। सही, देखते हैं हम ये क्या होने जा रहा है, और जो है वो जिस तरह से MQM की डिमांड्स है उन्हें पूरी उतरते हैं उस पर या नहीं उतरते। और दूसरी बात है कि अब जल्द हुकूमत साजी हो जानी चाहिए, क्योंकि आवाम भी वेट कर रहे हैं कि जो इलेक्शन हुआ, अब रिजल्ट जो है वो उसका आउटकम क्या है, किसके पास कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं। बहरहाल हम इस पर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि जो भिखारी उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, और व्हीकल टैक्स नारदहिंद निकाम के खिलाफ भी मुहिम जारी है। इस पर बात करेंगे आपको इस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब हम बात करेंगे भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन मुहिम का आगाज़ होने जा रहा है एक दफ़ा फिर, और ये तमाम भिखारियों का डाटा जमा किया जाएगा, उनकी तस्वीर भी ली जाएंगी और उसके बाद जो है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो जिस तरह आप मुस्कुराएं, आपको कुछ मजाक खेज नहीं लगता कि इनका डेटा जमा किया जाएगा, इनकी तस्वीर ली जाएंगी? मतलब इनको आप देखें, माजी में हम हर साल देखते हैं, ख़ास तौर पे जब रमज़ानुल मुबारक की आमद होती है ना, उससे 1 महीने पहले फ़्लाइटें उतरना शुरू हो जाती हैं जी। वो टाइम आ गया है। मुल्क के बहुत सारे हिस्सों से जो है वो यहाँ पर आके गदागर जो हैं, वो माफिया है, वो माफिया यहाँ पर आके जमा हो जाता है, और उसके बाद वो आपको किसी सिग्नल पर नहीं छोड़ता, किसी सिग्नल पर आपको बख्शने के लिए तैयार नहीं है। आप फास्ट फूड की शॉप पे चले जाएं, आप सोचें कि मैं अपनी गाड़ी में बैठ के चाय पी लूँ, खाना खा लूँ, तो आपकी ज़िंदगी को अजीरन कर देंगे वो। और पहले तो चलें, एक बात होती है कि जी मांगा, उसके बाद आपने कहा जी माफ़ कीजिए, चले गए। अब वो बाकायदा नॉक करते हैं, आप गाड़ी निकाल के आगे जाएंगे, वो गाड़ी के साथ साथ भागेंगे। बिल्कुल ऐसी। अब वो आप अगर उनको इग्नोर करते हैं तो वो आपको नॉक करके कहते हैं जी लाइए दीजिए। तो कोई सिग्नल इस वक्त, कोई चौराहा इस वक्त कराची का जो है वो इनसे महफूज नहीं है। IG सिंध ने खैर बहुत अच्छी बात की है, हर साल जो भी IG सिंध होते हैं या पुलिस चीफ होते हैं वो इसी तरह की बयान जारी करते हैं कि जी गदागरों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने को जा रहा है, और इसमें जो है इनको पूरा डेटा जमा किया जाएगा, उसके बाद इनको शहर बदर किया जाएगा। लेकिन देखने में और अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता, क्योंकि पहले तो ये होता था कि रमज़ान मुबारक से पहले जो है वो भिखारी यहाँ पर आते थे, गदागर यहाँ पर आते थे, और उसके बाद वो सीज़न एक कहा जाता है, सीज़न लगाने आते थे, चले आते थे। लेकिन अब तो कराची की ये सूरत हाल है कि जो गदागर यहाँ पर आते हैं वो पूरा साल अब यहीं डेरे डाल के रखते हैं। आप ये बताइए कि इस वक्त कराची में कौन सा ऐसा पुल है जिसके नीचे आपको इस तरह की फैमिलीज़ जो है पूरी जो जिनको खाना बदोश कहा जाए वो वहाँ पर रहती हुई नज़र आ रही हैं। उनको कौन रहने की वहाँ पे परमिशन देता है? DC देता है, AC देता है, पुलिस देता है। अभी वहाँ पर अगर मैं और आप में से अगर आधे घंटे अपनी गाड़ी भी खड़ी कर ले तो वहाँ पुलिस आ जाएगी, और वहाँ पूरे ख़ानदान आबाद हैं जिनका कोई वेयर अबाउट पता ही नहीं है। और दूसरी तरफ जो है ना, कराची ब्यूटिफिकेशन पे काम हो रहा है, तो भाई सबसे पहले इनको ब्रिजेस के नीचे हटाएं, खाली करें उन जगहों पर। एक अजीब मंज़र है ये। कम से कम 32 साल मुझे जर्नलिज्म में हुए, और 32 साल से तो मैं ऐसा हूँ, जैसे अभी आपने थोड़ी देर कबल बताया ना कि भिखारियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, भिखारियों की तस्वीर बनेगी, भिखारियों को नहीं छोड़ा जाएगा, भिखारियों को उठाया जाएगा, ये सब खबरें ऐसा लगता है आजिज़ भाई वो 32 साल से वही कॉपी पेस्ट हो कुछ रही है, ऐसी पहले खबरें होती हैं फॉर्मेट में और अब डिजिटल फॉर्मेट में। जैसे बारिश होती है तो हाँ। फौरी कहते हैं ना कि नशे भी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हाँ। ये वो खबरें हैं कि नशे भी इलाके हमेशा ज़ेरे आब आते हैं जब भी बारिशें होती हैं। 2-3 खबरें ऐसी हो गई, जब भी रमज़ान शरीफ का महीना आने वाला होता है इस तरह की खबरें आना शुरू हो जाती हैं
कि भिखारियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन। देखिए कराची में भिखारियों की, खाना बदोशों की बड़ी बड़ी बस्तियां हैं। जी जी जी। सुपर हाईवे पे आप देखें कई एकड़ों पे मुश्तमिल बस्तियां हैं। नेशनल हाईवे पे आप जाएं कई एकड़्स पर मुश्तमिल बड़ी बड़ी बस्तियां हैं। अंदरून शहर में आप गुलिस्तान जौहर में देख लें, यूनिवर्सिटी के जगह opposite जगह पे देख लें, पहले इनकी बस्तियां तो तीन हट्टी ख़त्म पे देख करें। लें। आप कह रहे हैं ना कि भिखारियों को ख़त्म किया जाएगा, तो पहले इनकी बस्तियां तो ख़त्म करें। ये एक बहुत बड़ा माफिया है जी। और जिस तरह बाकी शहर में माफियाज का कारोबार है, इस तरह भिखारियों का भी एक बहुत बड़ा कारोबार है। गाड़ियों में बिठाकर सुबह को 5 बजे 5:30 बजे इनको स्पॉट्स पे छोड़ा जाता है, फिर शाम में उनको उठाया जाता है। उनसे बाकायदा रिकवरीज होती हैं, उनके रिकवरीज अफसर हैं, उनके ऊपर सुपरवाइज़र हैं। एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है भिखारियों का यहाँ पे इस शहर में। अच्छा, सिग्नल्स इनके चेंज होते रहते हैं, हर हफ्ते इनकी ड्यूटीज़ चेंज होती हैं, इनका रोस्टरम चेंज होता है, पता नहीं क्या होता है। ये तो एक मुनज़्ज़म सिस्टम ही चला सकता है ना। तो ये एक सिस्टम है। मेरा ख्याल है कि पुलिस तो बेबस है इनके सामने, कभी कुछ भी नहीं। बल्कि पुलिस कहीं ना कहीं, महराज को ज़्यादा मुझसे पता होगा, क्राइम की बीट करते हैं, पुलिस इस सिस्टम का हिस्सा है खुद। पुलिस की खुद रिकवरीज होती हैं। जिस तरह दीगर क्राइम में पुलिस का हिस्सा होता है, इस तरह इलाके के थाने का इस क्राइम में भी ये क्राइम है एक। ये भिखारियों का जो मुनज़्ज़म सिस्टम है, हम लोग ज़रा आम आदमी अल्लाह के नाम कहते हैं कि इनकी हम मदद कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल है हमें इस पे भी गौर करना पड़ेगा। सिग्नल्स मैं पे तो खड़े बहुत डिस्करेज करती हूँ और मुझे बहुत गुस्सा भी आता है वो जिस तरह से जो है ना आपके पीछे लग जाते हैं, और अगर आप नहीं दें तो वो आपको जो है ना टीज़ कर, जैसे भी मैं टीज़ कर देते हैं, खड़े रहेंगे, बोलते रहेंगे। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो है ना अल्लाह के नाम पे इस तरह से आप मांग रहे हो। जो सफ़ेद पोश होते हैं वो दिख जाते हैं, पता भी चल जाता है, लेकिन इनको मेरा कितना ज़रूरी है कि इनको डिस्करेज किया जाए। उसके लिए हमें ऐसा कोई तरीका निकालना चाहिए। ज़रूर हम जो लोग देना चाहते हैं, जो वो अपने इलाकों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मसाजिद हैं, ट्रस्ट हैं, माजूर लोग हैं, मदरसे हैं, स्कूल्स हैं, और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, माजूर लोगों के इदारे हैं, ईदी फाउंडेशन है, छिपा है, ये सारे इदारे काम कर रहे हैं इस पे। हम उनको अल्लाह के नाम पे दे दें अगर हमारे पास कुछ है, तो बजाय इस किस्म के कारोबार को इनकरेज करने के। बिल्कुल बजा बात है। यस, अब मैं आपको बताऊं, मैं अपना ज़ाती तौर पर बताऊं, मैं एक कई सालों से एक ख़ातून है, उनका एक मांगने का अंदाज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। तो तकरीबन 22 साल 25 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि वो मुख्तलिफ, उनकी 3-4 महीने किसी एक जगह पे होती हैं, 3-4 महीने एक जगह होती है। वो एक लड़की थी, मतलब 15-16 साल की, जब से मांग रही थी। और उसके बाद मैंने उसको मुख्तलिफ जो है जगहों पे, मुख्तलिफ शहरों पे हर 4-6 महीने बाद बदलते हुए देखा। अब उसके भी बच्चे हैं, वो बूढ़ी हो रही है, वो भी मांग रहे हैं, लेकिन मांग रही है वो। तो मतलब ये बिज़नेस है, ये कारोबार बना लिया है इन्होंने। तो ये माफिया जो है वाकई इन्होंने आजीज भाई ये ने भी भी देखे कहा। ना राजी, अगर आप उनको बोलेंगे ना कि आओ भी काम है घर पे, तुम ये काम कर दो, तुम्हें पैसे दे देंगे, तो वो राजी नहीं होते। आप चप्पल मांगेगा, चप्पल दिला दो, रोटी दिला दो, खाना दिला दो, आप उनको पैसे देंगे और अगले दिन जाकर देखेंगे तो आपको चप्पल में नज़र नहीं आएगा। ऐसे ही हाँ, अब आपने एक नया सिलसिला ये शुरू हुआ है कि दूध की दुकानें और होटल्स हैं, वहाँ पर भी इसी तरह है कि बस ख़वातीन या लोग खड़े होते हैं और वो मांग रहे होते हैं और वो कहते हैं जी सालन दिला दें, रोटी दिला दें। हाँ। तो एक जो है खातून भिखारी अगर है तो कितने लोग उसको सालन दिलाते हैं और रोटी दिलाते हैं, तो वो इतना सारा लेके जाते कहाँ है? अच्छा, अभी एक एक्टिंग की आपने बात की ना, शुजा ने मुझे बताया, और जो मेरे लिए भी नई चीज़ है, वो कह रहे हैं कि भाई इस तरह भी हो रहा है बाहर कि लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बाइक पर निकले, बच्चे को बिठाया हुआ है और बेगम को बिठाया, तैयार हुए हैं और जी जा रहे हैं, जाते जाते पेट्रोल ख़त्म हो गया, गाड़ी में आप फ्यूल डला दें, 200-300 रुपये दे दें और हमें फ्यूल। अब वो आपको लगता है कि वाकई तो बड़ा मजबूर है, माजूर होने का एक्टिंग करते हैं। मुझे याद है एक बार मैं स्टोरी बना रहा था इन्हीं भिखारियों ये पे। तो बहुत पहले से चल रहा है, हाथ टूटा हुआ है, हाथ निकल आता है, बोलना नहीं आता, आवाज आ। अच्छा, हमने जब रिकॉर्डिंग शुरू कर दी ना एक जगह पे, बहुत सारे भिखारी जो ही, अच्छा वो माजूर बने, अंधे बने हुए थे ना एक जगह पे 3-4, जब कैमरा देखा तो सारे उठ के भागने शुरू हो गए। तो यानी ये एक्टिंग भी करते हैं, माजूरी का एक्टिंग करते हैं। बच्चा आया, उसने कहा वो गूंगे होने के, मैं कहा अगर तुमने पैसे बोल के दिखा दिया तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। तो मैंने कहा अगर नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, फिर तुम चले जाओ, और अगर बोला तो मैं 10-15 रुपये नहीं, तुम बहुत ज़्यादा पैसे दूंगी। तो मैंने कहा ये बोलेगा, और वो बोला हाँ बिल्कुल, हाँ बाजी दे दो। पैसे के आगे बहुत अच्छे पैसे के आगे बोल पड़ते हैं। तो और ये वाला जो ये पेट्रोल डलवाने वाला आया, इसी तरह लोग जो ना वो ब्रिजेस के ऊपर अपना ठेला गिरा देते हैं,
आपने देखा है कि वो क्या होते हैं, मट्टी के गुल्लक वगैरह जो होते हैं ना, वो गिरा के तोड़ देते हैं। ये मैंने 2-3 दफा एक जगह पे देखा। अच्छा, अब ये इतना ज़्यादा हो गया तो है। मैंने कहा यार ये बेचारे के गिर गए। फिर मुझे किसी ने बताया बेचारे जाने आप हर 4-5 दिन बाद आएंगी तो आपको किसी ब्रिज पे, जब मैंने 2 से 3 दफा देखा, एक दफा नाता खान पे देखा, एक शाह फैसल ब्रिज पे देखा और एक और कहीं देखा, तो मैंने कहा यार ये तो वाकई इन्होंने प्रैक्टिस बना ली है। एक और गदागरों का एक शोभदा जो है, वो शायद आपने वो भी देखा हो कि एक बंदा है, उसके साथ एक बिल्कुल जो है ना 100 साल के करीब की कोई बुजुर्ग खातून है जो ज़ोर ज़ोर से ऐसे ऐसे सांस ली जैसे अभी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन वो भी बरसों से ख़त्म नहीं हो रही। वो उनके भी जगह बदल जाती है, पुल चेंज हो जाता है, लेकिन वो ऐसे ही बेचारा खड़ा रहता है और उसको लेके कि अभी लबे दम है ये। लेकिन बस लोग जो हैं वो ड्रामेबाजी करते हैं और मतलब पैसा कमाने के लिए जो है मुख्तलिफ बहाने हिले करते हैं, और इससे होता यह है कि जो बेचारे हकदार हैं ना, मुस्तहिक जो हैं, उनका हक मारा जाता है इन लोगों की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आजिज़ भाई ने भी जो बात की और हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं, उसका मकसद है कि मुख्तलिफ जो टैक्टिक्स हैं, एक तो आप इनको जान लें कि ये बस ऐसे ही हैं और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये माफियाज हैं। कोई आपसे आके अल्लाह के नाम पर ये ज़रूरतमंद इस तरह से नहीं है। तो आप कोशिश यही करें कि जैसे भी आजिज़ भाई ने भी मशवरा दिया कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन देखें, फाउंडेशन देखें, सबसे पहले अपने पड़ोस में, अपने पीछे गली में, अपने रिश्तेदारों में देखें कि किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ पैसे जमा करके उनको दे दें तो उनकी एक अच्छी जो है ना वो हेल्प भी हो जाएगी। और आपका भी जो मकसद है कि अल्लाह ताला के नाम पर देना या कंट्रीब्यूशन करना, जो कि हम सबकी ज़िम्मेदारी है, तो उसको इस तरह से अदा करने की कोशिश करें। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। वक्त चूँकि कलील रह गया है, खबरें कुछ रह गई जिनको जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शहर कायद के 4 सरकारी कॉलेजेस में आर्ट्स फैकल्टी बंद हो गई है और वो जो सरकारी कॉलेजेस हैं उनके नाम आप सुने, आप सब इनसे वाकिफ़ होंगे, खड़े रहते हो वो एक अलग बात है इनके पास। गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन नाज़िमाबाद, गवर्नमेंट शहीद मिलत कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज अल-नूर फेडरल भी एरिया में आर्ट्स फैकल्टी के दाखिले बंद हैं। इसके अलावा नॉर्थ नाज़िमाबाद का अब्दुल्ला कॉलेज बड़ा मशहूर कॉलेज है अपनी पढ़ाई के लिए भी और जी बच्चियों के लिए जी तो जो है ना। अच्छा, अब बात यह है कि इनमें आर्ट्स फैकल्टी में दाखिले बंद हैं, क्यों बंद हैं, क्या वजह है? कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले एक फैसला हुआ था कि जो कॉलेजेस में ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती है जी, वो ना हो। अगर ये इस पर्सपेक्टिव में है, यानी वजह नहीं बताई गई है। 2 साल में ग्रेजुएशन होती थी ना कॉलेजेस में, जैसे आपने इंटर के बाद 2 साल में बीए कर लिया जी 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 आर्ट्स में, या तो उसके बाद फिर आप ग्रेजुएट हो गए। ये सिलसिला 4 साल पहले बंद कर दिया गया था। 4 ईयर प्रोग्राम 4 लेकर आ ईयर्स गए थे प्रोग्राम के यूनिवर्सिटी में तहत कि हाँ। 2 साल में ग्रेजुएशन नहीं सही, होगी, सही, सही। 4 साल में ग्रेजुएशन होगी। अगर ये उस तनाजुर में, मुझे नहीं पता कि ये क्यों इसमें बंद है, नहीं लिखा हुआ हाँ। तो फिर तो वो ठीक है, वो गलत नहीं है कि 4 साल ग्रेजुएशन यानी कॉलेज में इंटर पास करके आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, या कॉलेज में 4 साल डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन ये अगर ऐसे ही बंद है तो फिर तो गलत है, ज़ाहिर है कि। लेकिन इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं कि भाई अगर आप आर्ट्स फैकल्टीज चल रही हैं और जैसे कि अभी प्रिंसिपल ने कोर्ट किया कि जो है वो गवर्नमेंट अब्दुल्ला कॉलेज नॉर्थ नाज़िमाबाद में सालाना 600 दाखिले लिए जाते थे। जी जी बिल्कुल। तो बड़े अब अगर कॉलेज इस बड़ा कॉलेज है, बड़ा नाम है उसका और स्टडीज़ भी बहुत अच्छी रही हैं उसके ज़माने तक, तो बात यह है कि आप फिर उसको 4 ईयर प्रोग्राम के लिए जो है ना नॉमिनेट कर दें कि आप जो है वो आर्ट्स जो है उसमें ऐड कर लें, ऐसा ही हो, ग्रेजुएशन कर लें उनमें 4 ईयर्स अच्छा, का इंटर प्लान। आर्ट्स में जो है वो इंटर है, ये हम लोग बैचलर्स डिस्कस कर रहे हैं। यानी आप कह रही हैं कि फर्स्ट ईयर से ही दाखिला नहीं हो रहा? दाखिला बंद है। नहीं, ये तो फिर मुश्किल सवाल है क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। हाँ, हम उसको अगर गलत समझे, इसका बिल्कुल टेक्निकल रीज़न ज़रूर होगा, कोई वजह होगी। इतने बड़े कॉलेजेस में अगर फर्स्ट ईयर में दाखिले नहीं हो रहे हैं तो फिर कॉलेज किस चीज़ का है? मैट्रिक तक तो स्कूल होता है ना, कॉलेजेस होता ही फर्स्ट ईयर से है। फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट कॉलेज होते हैं या डिग्री कॉलेजेस होते हैं, 2 तरह के कॉलेजेस होते हैं। लेकिन ये सिर्फ आर्ट्स फैकल्टी में दाखिले बंद होने के लिए साइंस में दे रहे हैं। आना चाहिए। देखिए, हाँ, इस पर बाकी तो उसमें चल रहा है। खैर तहकीकात भी होनी चाहिए कि इसकी वजह क्या है। और दूसरी बात यह है कि बदकिस्मती से हमारे जो तालीमी निज़ाम जो सरकारी तौर पे चलाया जा रहा है, उसमें भी फ़ंड्स की कमी और करप्शन का शिकार है वो। अभी अगर आपकी नज़र से गुजरी हो तो 3 रोज़ कबल ही जो है इंटर बोर्ड की जो है अफसरान के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन ने जो है वो बाकायदा मुकदमा दर्ज किया है। तो हमारे यहाँ जब करप्शन तालीमी इदारों में और बोर्ड्स तक के अंदर पहुँची हुई है, तो ज़ाहिर सी बात है कॉलेजेस में भी है वो। तो इस चीज़ को भी देखा जाए और ख़ास तौर पे जो तालीम हमने अपने बच्चों को देनी है
उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि फ़ंड्स भी अच्छे रखे और इसका चेक एंड बैलेंस भी अच्छा रखे, ताकि कम से कम मुस्तकबिल के जो मेहमान हैं वो तो मजबूत होकर निकल सकें। यहाँ तो बेचारे जो है उनको जो तालीम दी जा रही थी उसके भी डिपार्टमेंट साहब बंद कर रहे आपने हैं फंड्स या की उनको बात की तो परेशान वेरी कर रहे क्विकली हैं। इसको भी डिस्कस करते हैं। 500 मिलियन रुपए की जो मंजूरी दी है काबीना ने, और सिंध एजुकेशन फाउंडेशन को मुफ्त जो है वो दरसी किताब दी जाएंगी। तकरीबन 90,000 के करीब तलबा हैं जो कि 2000 से ज़ायद स्कूलों में एनरोल्ड हैं, उनको ये किताबें दी जाएंगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा फैसला है। क्योंकि देखें अगर कुछ अरसे पहले मैं फिर वही एंटी करप्शन की बात पे आऊँगा कि हमारे यहाँ जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जहाँ पर किताबें छापी जाती हैं और पूरा निसाब होता है वहाँ पर, तो वहाँ भी करप्शन हमें नज़र आती है। तो बहुत अच्छी बात है अगर इस तरह का ऐलान किया गया है, और ये रकम जारी भी होनी चाहिए और मुस्तहिक तलबा को मिलनी भी चाहिए कि जो इसके मुस्तहिक हैं। कल सिंध काबीना का आखिरी इजलास था निगरान का जी। 1 अरब 70 करोड़ रुपए के उन्होंने इस तरह के फंड्स मंजूर किए हैं मुख्तलिफ, जिसमें ये 50 करोड़ रुपए सिंध एजुकेशन फाउंडेशन को किताबों की मद में, 14 करोड़ रुपए बच्चों की फ़ीस की मद में, इसी तरह तकरीबन 32 करोड़ रुपए आपके इसमें ख़बर में शामिल था जो वाटर बोट के जो पंपिंग स्टेशन है, मैं वो सारे आपको बता ही देता हूँ कि पंपिंग स्टेशंस की मुंतकिली ऐसे गेट्स पे होनी है जो जहाँ लोड शेडिंग ना हो, तो उसके लिए भी 32 करोड़ रुपए की सिंध काबीना ने मंजूरी दी है वाटर बोट कॉरपोरेशन के लिए। इसी तरह एक आरओ प्लांट है जो है इस्लाम कोर्ट में 43 करोड़ रुपए तकरीबन, उसके लिए उसकी मंजूरी दे दी गई है। कल के इजलास में 1 अरब 70 करोड़ रुपए से ज़ायद के रकम की काबीना ने एक ही इजलास में मुख्तलफ जो मंसूबे थे ये जो फंड्स जारी भी होंगे जाते नहीं, जाते मंजूरी दे दी, तो इसका मतलब है महकमा फ़ाइनेंस को, महकमा ख़जाना को आर्डर कर दिया गया है कि ये फ़ंड्स जारी कर दिए जाएं। तो काबीना ने जाते जाते ये मेरा ख्याल है कि अच्छे फ़ैसले किए हैं ताकि ये जो आरओ प्लांट बन गए, ये जो वाटर बोर्ड का इशू था, लोड शेडिंग हो रही थी पंपिंग स्टेशंस पर, या जो ये सिंध एजुकेशन फाउंडेशन को किताबें नहीं थी उसके लिए 50 करोड़ रुपए, ये मस्बत है। तो यानी बात ये है कि जाते जाते भी कहते हैं ना कि छक्का मार के जा रहे हैं, तो जी हाँ। ये छक्के हैं जो लगाने की कोशिश करें। लेकिन अब बात वही है कि जब अगला सेटअप आए, अगली नई हुकूमत आए, तो वो इसी पेस को बरकरार रखे, इसी कंटिन्यूटी के साथ और इसी तवातुर के साथ जो अगर वो काम करेंगे और चीज़ें डिलीवर करना शुरू करेंगे, तो यकीनन आवाम में जैसे इतने छोटे से अरसे के अंदर निगरां सेटअप या निगरां हुकूमत के जो भी इक़दामात हैं वो मकबूल हुए, तो ये हुकूमत है तो फिर उनके पास 5 साल का मार्जिन और मकबूल होने के लिए खासा उनके पास वक्त भी है और अपनी जगह बनाने के लिए भी वक्त है। तो टेक इट एज इट इज़ कि अब हमें क्या करना है और डिलीवर कैसे करना है। थैंक यू सो मच मिराज अख्तर साहब एंड आजिज़ जमाली साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब हम बात करेंगे, और बात क्या करेंगे, मास्टर में दिखाएंगे कि आपको कि कितनी ज़बरदस्त हमारे पास आज चीज़ें हैं। और यहाँ पर हमें बहुत सारा जो है वो कलर नज़र आ रहा है इस वक्त सेट पर। तो हमारे साथ मौजूद हैं सुंबुल शाहिद। सुंबुल शाहिद जो है वो कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू। सुंबुल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फौजिया अली भी हमारे साथ हैं, और स्टिच एक्सी नाम है इसका, स्टिची, वाह नाइस। क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी करती हैं और 2 सत्ती कढ़ाई करती हैं। ये क्या क्या है हम इसके बारे में ज़रूर जानेंगे और बात भी करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा देखा तो है मैंने, लेकिन ये जानना मेरे लिए इस वक्त नया है, क्योंकि हमें एग्जीबिशंस में ऐसी चीज़ें नज़र तो आ रही होती हैं। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं शो में। आपको नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पर काफ़ी सारी जो है वो कैलीग्राफिक पेंटिंग्स भी हैं, दूसरी पेंटिंग्स भी आपको नज़र आ रही हैं, और आपको स्टिचेस से बनी हुई चीज़ें मुख्तलिफ जो है वो आर्ट वर्क के फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी भी। तो हम सुंबुल को भी वेलकम करेंगे शो में, फौजिया को भी वेलकम करते हैं शो में। सुंबुल, ये बताएं कि ये आपने ये बहुत, मुझे एक तो ये भी बहुत प्यारी लगी और ये भी बहुत प्यारी लगी जो आपने कैलीग्राफी की है। कलर कॉम्बिनेशंस आर सो नाइस एंड नीट। तो आपने सीखा है, पढ़ाई क्या की है, या एज अ शौक आपने इसको कंटिन्यू किया? ये सीखा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं है। मैं अच्छा? सेल्फ टॉट हूँ, और ये बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था अपना क्वारंटीन, जब सबने अपना एक नया नया हुनर निकाला, तो आई जस्ट डिस्कवर्ड दिस टैलेंट। यार कोविड में वैसे पाकिस्तानी कौम बन गई है, ऐसे ही है, और कैलीग्राफी भी बहुत ज़्यादा मेरे पास है। बिजनेस वुमेन आ रही हैं, बिल्कुल जो है शेफ्स आ रही हैं, और ये कैलीग्राफी ऐसी आपने अगर है। सीखी तो वेरी नाइस। अच्छा, क्या आप बताएं अपने बारे में कुछ? और इस वैसे मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ,
तो आई एम डूइंग डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, मेरा लास्ट ईयर है। टाइम मिल जाता है उसमें पढ़ाई में से? मैनेज करते हैं, ये बात है, बिल्कुल ऐसा करना ही। पड़ता है। लेकिन ये मेरा लॉकडाउन के बाद मैंने ये स्टार्ट किया था, और ख़ुद करते करते प्रैक्टिस करते करते फिर ये यहाँ पे आ गया। ये बहुत खूबसूरत है, स्क्रीन पे भी जितना अच्छा लग रहा है ना उससे ज़्यादा खूबसूरत इसको आपको लाइव देखने में लग रहा है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि कलर कॉम्बिनेशंस बहुत प्यारे हैं और लिखाई नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरह आपने लिखा है ना, इसीलिए मैंने पूछा आपसे कि आपने सीखा है, क्योंकि इट इज़ वेरी मच डिटेल्ड। थैंक यू तो सो मच। बहुत माशाल्लाह प्यारा है, ज़बरदस्त। कितना अर्सा लगा आपको इसको सीखने में और प्रैक्टिस करने में, और साथ साथ पढ़ाई भी आप कर रही हैं? हाँ, प्रैक्टिस करते हुए तो मुझे अब ऑलमोस्ट मेरा 4th ईयर है ये। 2020 से मैंने स्टार्ट किया था, तो बस यही कि मैंने प्रैक्टिस करते करते, इफ़ यू सी माई प्रीवियस वर्क 2020 का, तो उसमें यू कैन सी बिल्कुल डिफरेंस आपको नजर आएगा मेरे काम पे। जाहिर है, क्योंकि वो प्रैक्टिस आप करते hero करते ही करते आप हो। थोड़े अच्छे परफेक्शंस पे जाते हो। हाँ। तो ये बस प्रैक्टिस है मेरी, और 4 साल से मैं कर रही हूँ। अच्छा, वैसे कैलीग्राफी करना इज डिफिकल्ट? इट इज़ डिफ़िकल्ट और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, पेशेंस चाहिए होता है, बट ये है कि इट्स वेरी पीसफुल एज वेल। मतलब आपको करते हुए सुकून बहुत मिलता है, और जब एंड में रेडी हो जाती है ना, तो बस आपके लिए वो ओवरवेलमिंग होता है। अच्छा, तो ये ये मैंने बड़ा एक सुना है शौक कि इसमें है। एक बड़ा सुकून है, बहुत ज़्यादा, और एक बहुत फुल एक ज़्यादा। मेडिटेशन प्रोसेस है। ऐसी है, इस बिल्कुल। बारे में भी आपसे बात करूंगी कि वाकई कितना अच्छा लगता है आपको। साथ साथ जो है वो फौजिया से भी पूछते हैं। फौजिया का आर्ट वर्क हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, और मैं दिखाती भी हूँ कि मुख्तलिफ जहाँ हम पेंटिंग्स और कैलीग्राफी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि फौजिया के तो माइक दूसरा लगा है। ये जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ, सुभान अल्लाह लिखा हुआ है ना? जी जी। क्योंकि हम अभी कैलीग्राफी को बात करें, तो इसमें आपने इसको हैंड एम्ब्रॉयडरी से लिखा, और ये कपड़ा है सारा और धागा है? ये फैब्रिक है, बेसिकली ये क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी कहलाती है, जिसे हमारे यहाँ आम जबान में 2 सूती या 4 सूती की कढ़ाई कहते हैं। सही है। ठीक है, तो ये जो सुभान अल्लाह जिसकी आप बात कर रही हैं, ये 4 सूती के फैब्रिक पे है, और उस पे ये स्टिचिंग की हुई है, कैलीग्राफी कटाई की टाइप है। उसके अलावा ये जो क्रॉस स्टिचिंग एम्ब्रॉयडरी है, इसकी हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त ये है ना कि ये एक लॉस्ट आर्ट बन चुका है। जैसे अब पेंटिंग करती हैं सुंबुल, तो ये है कि ये चल रहा है, लेकिन जो क्रॉस स्टिचिंग है ये तकरीबन मादूम हो चुकी है, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में। मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, तो हमारे यहाँ तो ये हर घर का पार्ट होता है। सही बात चाहे है। कैलीग्राफी की शक्ल में ये फ्रेम्स हों या फिर कुशन्स वगैरह हों, मतलब लड़की के जहेज़ का पार्ट होते हैं। और अगर किसी लड़की को ये कढ़ाई और इस तरह की चीज़ें नहीं आती हैं, तो वो उसको बड़ा फुहड़ और ऐसा ये तस्वीर हाँ बिल्कुल, ऐसे ही पहले आपके सुघड़पन में चीज़ें जी, शामिल होती ये थी कि भाई बिल्कुल। आपको सिलाई कढ़ाई और ये सब कुछ करना आता है कि नहीं आता, तो बिल्कुल ऐसा ही है। एक बटरफ्लाई भी नज़र आ रही है, जी, और बिल्कुल। विच इज़ वेरी क्यूट देखने में। शायद आप लोगों को जैसे दिखाएं इसको ज़रा ना, कि आपको ऐसा लगे कि ये पेंटिंग है, क्योंकि स्क्रीन पे ऐसा लगेगा, लेकिन ये भी जो है एम्ब्रॉयडरी से बनी हुई है, और कितनी नीट है धागे से ये और करना। इसकी जो एम्ब्रॉयडरी फॉर्म है वो डिफरेंट है। अब आप यहाँ पर जो जितने भी आइटम्स लगे हुए हैं ना, इनमें हर एक में डिफरेंट फैब्रिक है, और इसकी फॉर्म भी डिफरेंट है। अच्छा। लगता मतलब जो दूर लग से तो देखते सभी को हैं सेम रहा है, जी हाँ। सेम लग रहा होता है, लेकिन हाँ। अगर ये मैं ये कुशन दिखाऊं, ये जो 2 कुशन रखे हुए हैं, एक जोकर बना हुआ है, हाँ। इसका जो फैब्रिक है ये डिफरेंट है, इसका फैब्रिक डिफरेंट है। इसका ये वाला जो कहलाता है, ये हार्ड डेंजर एडा फैब्रिक कहलाता है, और ये जो है ये कॉटन का है। ठीक है, अच्छा, कैमरे में भी दिखाएं। दूसरी बात है, दोनों कुशन्स आप एक तो पहले रखें, डिफरेंस क्यों, मतलब अलग अलग कपड़ा लेना पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? एक ही नहीं होता? इसमें ये है कि ये जो हार्ड डेंजर एडा फैब्रिक है, ये थोड़ा दिखाएं इसको कैमरे में हाथ में लेके। दिस वन, ये एनिमे थीम पे बना हुआ है, ये कोई एनिमे का शो है उस पे। ठीक है, और ये जो फैब्रिक है ये हार्ड डेंजर प्योर कॉटन होता है इसमें। ठीक है, जब आप स्टिचेस करते हैं ना, वो आप एक साथ नहीं कर सकते, वो आपको एक दफ़ा निडल डालनी पड़ती है, नीचे से निकालनी पड़ती है। जबकि ये जो 16 एडा काउंट इसे बोलते हैं, ये वाला जो फैब्रिक होता है ये थोड़ा इजी होता है, जिसमें होल्स बड़े होते हैं और आप आराम से स्टिचिंग कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो शक्लें वकलें हमने बनाई हैं, या जैसे ये बटरफ्लाई है, और इतने छोटी छोटी चीज़ों में आपने जैसे बनाया हुआ है। स्पाइडरमैन कहाँ गया? आई लाइक इट। ये स्पाइडरमैन है। अब इसको क्या करती हैं, पहले ट्रेस कर लेती हैं, जी, क्योंकि जैसे अब बिल्कुल। जोकर में आई वर्क है, वो एनिमे कैरेक्टर जी, जी, जी। है, वो भी बच्चों का कोई कैरेक्टर है, वहाँ आपको ही पता होगा, मुझे तो उसका नाम नहीं आता, लेकिन इनको क्या पहले
इनकी तस्वीरें ले लेती हैं, क्या करती हैं, कैसे पहले करती हैं? अगर हमें कोई ऐसी पिक्चर जिसमें जो सिंपल पिक्चर हो, उसको पहले हमें पिक्सल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। पिक्सल्स में जब कन्वर्ट होती है तो फिर वो ट्रेस होती है फैब्रिक पे, ट्रेस होने के बाद स्टिचिंग होती है। इसको भी, ये भी बड़ी क्यूट सी जो ना वो डॉल्स बनी हुई हैं, दिखाएं कमर भाई। और ये स्पाइडरमैन भी बहुत क्यूट लग रहा है, तो वेरी नाइस। यहाँ पे बैठा हुआ था जब मैं अंदर आई ना, तो बहुत नीट बना हुआ है। उसका कलर इतना खूबसूरत है, इतना बिल्कुल डार्क रेड और ब्राइट कलर है, ये भी बहुत क्यूट है। अच्छा हाँ, लाइव भी आप बता सकती हैं हमें? जी जी बिल्कुल बता सकती हूँ। अच्छा, पूछती हूँ कि कैसे होता है टाँका शाका, ज़रा हम भी फॉरवर्ड ख़वातीन को थोड़ा सा बताइएगा, अभी सीखते हैं भाई, रुक जाओ। तो साथ साथ जो है ना वो हमारे साथ सुम्बुल से भी ज़रा पूछते हैं। सुम्बुल, एक ये भी जो आपने लिखा है फबिया ये आला रब्बिकुमा तो कज़्ज़िबान, और वहाँ पर कुल वल्लाहु अहद लिखा हुआ है, ये फ्रेम में मुझे कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा है, उसको ग्रीन ग्रीन पीछे वो पेंटिंग से ही टेक्सचर दिया हुआ है या क्या है ये? इसमें भी वही है, मुझे नज़र आ रहा है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें टेक्सचर नहीं है, उस वाले में टेक्सचर हुआ है। मीडियम्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो अच्छा। हम अपनी पेंटिंग्स में यूज़ करते हैं, जैसे इसमें भी टेक्सचर यूज़ हुआ हुआ है। वो जो आप बता रही हैं सूरह इखलास की, उस पर भी टेक्सचर यूज़ हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा हैवी है, और वो थोड़ा 3D इफेक्ट देने के लिए उसमें एक कैनवस पैनल भी स्टिक है जिस पे कैलीग्राफी हुई है। हाँ बिल्कुल, अलग से टिका हुआ है तो वो थोड़ा 3D लुक देने के लिए। तो डिफरेंट मीडियम्स होते हैं, आपको उसके साथ खेलना होता है। पेंटिंग्स में तो यही है कि आप डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स के साथ खेलते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप इसको एज अ शौक खाली कर रहे हो, जैसे आपने बताया कि सुकून भी मिलता है, या इसको एज ए प्रोफेशनली भी आप इसको कर रहे हो अभी? स्टार्ट तो मैंने एज अ शौक किया था, वो जो आती थी वीडियोस वगैरह कि आपको थोड़ा एस्थेटिक लगता है और सेटिस्फाइंग लगता था, तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था। लेकिन अब एज अ बिज़नेस मैं लेके चल रही हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि इतनी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और डिमांड है, तो बस फिर अब एज अ बिज़नेस और प्रोफेशनली उसको लेके चल रही हूँ। सही। तो जब से लेकर अब तक जो है वो कितना जो एस्टैब्लिश हो गई, कितनी पेंटिंग्स अंदाजन आपकी जा आप चुकी हैं? समझे मेरी ऑलमोस्ट ओवर 200 पेंटिंग्स वर्ल्ड वाइड हो चुकी हैं डिलीवर। बाहर से भी ऑर्डर आ जाते हैं? हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऑनलाइन देख के? ऑनलाइन देख। तो कैसे भिजवाती हैं, ख़राब नहीं होती हैं पेंटिंग्स भेजने वो में? डिपेंड करता है, उसकी पूरी प्रॉपर पैकेजिंग होती है। अगर जैसे 2-3 तरीके से हम भेज सकते हैं, जैसे ये कैनवस क्योंकि ये कपड़ा होता है तो हम इसको वुडन बार से अगर निकाल के रोल करके भी भेज सकते हैं, वो सेफेस्ट होता है भेजने के लिए इंटरनेशनली। वरना अगर वो हमारे जो वो होते हैं क्लाइंट्स, अगर वो कहें हमें एज इट इज़ चाहिए स्ट्रेच पे, तो पूरी बॉक्स पैकेजिंग होती है उनकी। हाँ, अगर ये आप खाली कपड़ा भेज दोगे तो वो फिर खुद से फ्रेम करवाना होता है उनको, ऐसे तो हैंग हो नहीं सकता, तो वो लोग पूरा फ्रेम करवाते हैं और वहाँ पे फिर वो लोग हैंग करते हैं। लेकिन बस ये है कि बाहर वालों को ये चीज़ें बहुत समझ आती हैं, क्योंकि बाहर ऐसे आइटम्स मिलते ही नहीं है ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा ही। तो वहाँ पे ज़्यादा प्रिंट्स वगैरह हो रहे थे, तो उनको ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। एक ये भी पेंटिंग है, इसका क्या आपने जो ना कॉन्सेप्ट रखा है, बहुत खूबसूरत है ये आज़ाद, ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मैं कहूँगी कि ये है। हाँ, ये मैंने वहाँ बहुत से ज़्यादा मैंने देखी थी तो मुझे बहुत खूबसूरत लगी। इस पे गोल्ड लीफ का है नीचे, बॉटम जो बना हुआ है पूरा गोल्ड लीफ से बना हुआ है। और इस बेसिकली मैंने इसको एक आज़ाद, इसका नाम भी आज़ाद इसलिए रखा हुआ है एज अ फ्रीडम, कि हर इंसान को एक फ्रीडम नॉलेज, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, और उस बेसिस पे मैंने ये बनाई थी, जिस पे मैंने जो गोल्ड लीफ का नीचे पार्ट है वो एज अ माउंटेन का लुक दिया था, और ऊपर जो है बर्ड्स फ्लाइंग कर रही हैं वो उसका लुक है। ये कॉन्सेप्ट्स कहीं से लेती हैं या खुद ही से आपके दिमाग में एट जो द आता है बिगिनिंग, उसको जो करती हैं? सच्ची बात है, एट द बिगिनिंग तो इंस्पिरेशन डिफरेंट जैसे आपके पास गूगल होता है, पिंटरेस्ट होता है, उधर से लेते हैं। लेकिन अब ये है कि क्योंकि हमारे पास अपने कॉपीराइट्स रिजर्व्स होते हैं और आपको उन चीज़ों को अंडर उस पर काम करना होता है, तो अब ये है कि जो दिमाग में होता है, जैसा ब्रश चल रहा होता है हम चला लेते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही इनका ब्रश चलता है और आपका सुई धागा चलता होगा। तो ज़रा चलाएं अपना सुई धागा और हमें भी कुछ ना आज सिखाएं कि कैसे इसको कर सकते हैं। साथ साथ ये जो आप करें, मैं बात कर रही हूँ, आप मुझे बताएं। ये हार्ट मैंने एक ट्रेस किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब इसको, और ये वाला जो फैब्रिक है ये 4 सूती फैब्रिक है, ठीक है। 16 एदा काउंट कहते हैं, जिसमें आप देख सकती हैं कि इसके होल थोड़े से ज़्यादा हैं। ठीक है। अब आसानी से मिल जाते हैं ये फैब्रिक्स? आसानी से नहीं मिलता ये फैब्रिक, इवन पाकिस्तान में ये फैब्रिक बनता ही नहीं है। अच्छा। कराची, हमने पूरा कराची छान मारा, जब स्टार्टिंग में हमने ये काम स्टार्ट किया था, हमें कराची से सब ने बोला कि कराची से नहीं मिलेगा। फिर क्योंकि गिलगित में हमारे यहाँ काम होता है और वहाँ चाइना से फैब्रिक आता है, सही। तो फिर हम वहाँ से मंगवाते हैं। और इनके डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स होते हैं, तो सब और काफ़ी एक्सपेंसिव फैब्रिक होता है ये फैब्रिक मंगवाते हैं हम, वहाँ से फैब्रिक मंगवाते हैं, फिर यहाँ पर काम करते हैं। क्योंकि अभी हमने ये कोई 6 महीने पहले एज अ बिज़नेस स्टार्ट किया है पूरा प्रॉपर, और इसमें डिफरेंट आइटम्स बना रहे हैं। फ़िलहाल तो हम ये वॉलेट्स बना रहे हैं, कुशन्स बना रहे हैं, ये
फ्रेम्स तो आपने देख ली हैं जिनमें की चेन्स हैं, की बड़ी चेन्स अच्छी-अच्छी हैं, सी। ये बुक मार्क्स हैं। हाँ वही आप मैंने देख कहा था सकते कि हैं, बुक ये मार्क्स हैरी वगैरह आपको पॉटर का नजर आ रहे bookmarks हैं और बड़ी ट्रेंडी सी चीज़ें हैं ना। ये मेरे ख्याल से फ़लस्तीन के कलर्स आपको जी इसमें नजर आ जी रहे जी हैं। जी जी ये फ़लस्तीन थीम आइटम्स हमने बनाए थे। देखे कमर भाई, आपको दिखा रही हूँ मैं। कार्टून कैरेक्टर्स। क्यूट। ये क्या बना हुआ है? ये भी कुछ है। ये ड्रैगन है। ओह अच्छा, हाँ यूँ है ये, इस तरह। नाइस। ये शुजा की शक्ल है, ये देखें, ये देखें, ये शुजा है। क्यूट है। अच्छा हम, हाँ शुजा क्यूट है। नहीं, अच्छा ये क्यूट है, चीज़ें क्यूट है। ब्रेक में जाते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम थोड़ा कुछ, मैं भी सीखती हूँ कोई टाँका वाका लगाना, और जब वापस आके जो है ना देखते हैं कि कितना बनता है, कितना टाइम लग रहा है इसमें, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब कहाँ तक पहुँचा फौजिया का, ज़रा दिखाएं उसको। फौजिया जल्दी जल्दी बना रही हैं और हार्ड बनने जा रहा है हमारा, तो ये काम साथ साथ हो रहा है। 3 लाइन। अच्छा तीसरी लाइन चल अभी आपने जैसे बताया कि अभी एग्जीबिशंस वगैरह करने और डेडलाइंस होती होंगी, तो फिर जल्दी जल्दी करना पड़ता होगा कि भाई ऑर्डर्स हैं, इनको भेजना है। जी, घर में सिस्टर्स वगैरह हैं, उनको भी Help काम पे करते लगा हैं? देते हैं, कजिन्स वगैरह को बुला के उनको भी काम पे लगा देते हैं, तो वो सब मिल मिला के मज़ा भी आता है ना इस तरह के जी, कामों में, बिल्कुल। बातें चलती रहती हैं और जी बिल्कुल। साथ साथ ये करते रहते हैं आप। शुरू में ये होता था कि शुरू में थोड़ी थकन वगैरह या इस तरह की चीज़ें होती थी, लेकिन जब थोड़ा पैसा आने लग गया तो सारी चीज़ें स्टेबल हो वो गई। वही वाली बात है कि जब आपको फीडबैक आना शुरू Feedback होता है आना ना, start तो देन यू नो कि वही अच्छा मेन मैं तो अच्छा मोटिवेशन कर रहा होती हूँ। है। हाँ यस बिल्कुल फीडबैक इज ऐसा द ही। मेन मोटिवेशन कि आपको आपकी चीज़ें पसंद कर रहे हैं, आपके क्लाइंट सेटिस्फाई हाँ। हैं, तो बस ये आपका एक, मैं कहती हूँ एक फोर्स होती है कि आपने ये कंटिन्यू रखना है। दोस्त वगैरह जो है, क्योंकि आप पढ़ भी रहे हो साथ में, तो वो भी पसंद करते हैं, काम खरीदते हैं आप लोगों मेरा से। खरीदते हैं, और मेरा मेजर सपोर्ट ही मेरी फ्रेंड्स और मेरी फैमिली है। आप समझे, मतलब अगर ये लोग ना सपोर्ट करते तो शायद मैं इतना आगे तक आती ही नहीं। मेरा वही एक होता है ना आपका मोरल और मोटिवेशन, एक वक्त पे आके आप डाउन हो जाते हो, लेकिन फैमिली और जब फ्रेंड्स का सपोर्ट होता है तो वो एक मेजर आपके लिए फोर्स होती है कि आपने इसको कंटिन्यू रखना है। फिर मेरे क्लाइंट्स, डेफिनेटली मेरे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दे आर वेरी काइंड, मतलब हर वक्त वो लोग वापस आते हैं, ऑर्डर करते हैं। ये नहीं कि एक दफ़ा लिया फिर वापस ना आए, तो वो लोग कंटिन्यूस ऑर्डर देते हैं, अप्रिशिएट बहुत करते हैं। जो लोग feedback देते खरीदना हैं। चाहते हैं उनको अपनी प्राइसेस भी बताएं कि किन प्राइसेस में मिल सकती हैं पेंटिंग्स वगैरह, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा महंगे भी प्राइसेस चार्ज करते हैं, फिर वो नहीं लेते लोग। डिफरेंट वो सबके काम पे भी डिपेंड करता है, और मेरी रेंज भी इसी तरह 5000 से स्टार्टिंग है, और डिपेंड करता है कि कितना बड़ा साइज़ और किस तरह का काम आपको चाहिए। मतलब जैसे अब चारों कुल हैं, तो चारों कुल ये में जो पेंटिंग है इसके क्या प्राइस है? इसकी ये थोड़ी महंगी है, 30,000 अबव है। ये भी यहाँ के डिस्काउंट के लिए मैं यहाँ पे के एज अ डिस्काउंट में यहाँ पे ऑफर कर रही हूँ कि इसके थ्रू कोई आता है मेरे पास, तो आई विल बी सेलिंग इट फॉर 30,000, क्योंकि ये 40 इंचेस का कैनवस से बड़ा है। फिर इसमें डिटेलिंग बहुत है, और इसमें चारों कुल की कैलीग्राफी है। मेन वर्किंग आर्ट जो होता है ना, वो कैलीग्राफी पे होता है। जितना आप प्रिसाइज उसको मांगते हो काम, उतना उस पर वर्किंग आर्ट्स लगता है। बहुत प्रिसाइज है, यस। तो ये है। और वो जो छोटा वाला कैनवस रखा हुआ है वहाँ पे, वो कुल वो 10,000 का है। वो इट डिपेंड्स ना कि आपका साइजेस कितने हैं, जितना बड़ा साइज, जितनी छोटी पेंटिंग, वो उस हिसाब से ही आपके प्राइजेस होते हैं। और ज़ाहिर कैलीग्राफी और एब्स्ट्रैक्ट सबके डिफरेंट होता है। वो देखें स्क्रीन पे भी कितना खूबसूरत आ रहा है, वो उसका जो कैनवस है ना, उसके ऊपर जो लिखा इस हुआ पे है भी बहुत डेलिकेट कैलीग्राफी हुई हुई है। बहुत। मार्कर्स यूज़ करती हैं, पेंटिंग्स यूज़ करती हैं, किस किस तरह के मीडियम से काम करती हैं? मैं जैसे मैं कलम यूज़ नहीं करती, कलम मैं लेआउट बनाने के लिए करती हूँ, कि जैसे कैलीग्राफी अगर कोई डिफरेंट वर्ड्स होती है तो उसका लेआउट बनाने के लिए मैं कलम यूज़ करती हूँ, वरना मैं ब्रशेस से कैलीग्राफी करती हूँ। और अगर बहुत प्रिसाइज हो, जैसे तशबीहात डालनी होती है, तो वो मैं मार्कर करती हूँ, लेकिन मेजरली मेरा काम ब्रशेस से होता है। ज़्यादातर मुझे यहाँ से ब्रश वाले ही नज़र आ रहे हैं। हाँ हाँ, ऐसे ही है। ब्रश, ज़्यादातर ब्रश यूज़ करती हूँ मैं। और प्रैक्टिस भी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से वही यूज़ करी हूँ, तो प्रैक्टिस भी मेरी ब्रश में ही है। किसी की हेल्प लेनी पड़ी आपको, या बिल्कुल बस ऑनलाइन ही सीखा सब कुछ? ऑनलाइन भी नहीं सीखा मैंने, ये मेरी प्रैक्टिस कर 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 ही। यानी आपने देखा था ना यूट्यूब वगैरह पे, जहाँ से आपको कुछ भी नहीं। इवन अगर मटेरियल्स का भी मुझे आइडिया हुआ तो कर के आया, कि जैसे अब गोल्ड लीफ का काम है, तो वो गोल्ड लीफ उस पर जैसे वो उसका होता है ना वर्क जो कहते हैं, वो होता है ये, तो ये काला होने का होता है।
स्टार्टिंग में मुझे आइडिया नहीं था कि ये टार्निश भी होता है, इसको प्रोटेक्ट करना होता है, इस पर वार्निश करना होता है, ये सब मुझे नहीं पता था। ये जब मैंने भेजा, काम करना शुरू किया, तो आई नोटिस दिस थिंग बाय माई सेल्फ कि भाई ये तो काला हो रहा है, तो उसके लिए मैंने डिफरेंट लैक्वेयर यूज़ करना शुरू किया। तो अब मैं जो यूज़ करती हूँ वो हाई ब्रांड के होते हैं, वही उसको सही रखता है। अब ये अगर लगा लेंगे गोल्डन वाला और वो आगे भी कुछ एक और गोल्डन painting का ये तो फ्लोरल, उसमें ये ख़राब नहीं होगा? वो वाली पेंटिंग भी दिखाएं, उसमें क्या है ख़राब इसका? नहीं होंगे ये, अब ख़राब नहीं होंगे क्योंकि इसमें जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो इसलिए हाई एंड में जो आर्टिस्टिक मटेरियल है वो यूज़ करती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। क्योंकि ज़ाहिर है जब लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, एक लॉन्ग लास्टिंग चीज़ है पेंटिंग, तो लोग हर वक्त नहीं ख़रीदते, वन टाइम बाइंग होती है, तो वो हैव टू मेक श्योर कि वो बिल्कुल प्रॉपर जाए, उनके पास लाइफ लॉन्ग। और कलेक्शन अवेलेबल है आपके पास तो कहाँ सब देख कुछ सकते है। हैं? मेरा ये भी पेज दिखाएं है। जरा जो आगे पेंटिंग है। मेरे पेज में ये तो मेरे ख्याल से 10% भी नहीं होगा मेरा काम। जाहिर है ऑब्वियसली। मेरा सारा पेज पे है नुकात बाय सुंबुल के नाम से, तो आप उधर देख सकते हैं। बहुत अच्छा है। इंस्टाग्राम के थ्रू भी बहुत लोगों को जो है ना वो आसानी हो गई है। सोशल मीडिया मुझे लगता है कि बहुत मेन चीज़ हो गई है आजकल बिजनेस के, अगर बात करें तो। जिसने अपने आप को बनाना है भाई वो मीडियम्स यूज़ करके जो है ना कर सकता है। जैसे ये चीज़ें बहुत अरसे से हो रही थी, ये हाथों की कढ़ाई मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में, लेकिन बहुत स्पेसिफिक था। अब तो ये कि जहाँ से भी आप करें और अपनी चीज़ें डालें और लोग पसंद कर रहे हैं, ख़ासतौर पे बाहर के क्लाइंट्स, बाहर के उनको ये हैंडमेड चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। हमारा प्लान भी यही है क्योंकि ये जो क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी है ना, इसका तो ओरिजिन ही चाइना का है, और उसके अलावा इसके बाद मिडिल ईस्ट और यूरोप के कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे यूक्रेन में ये बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है, स्पेन में, इटली में यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, पैलेस्टाइन में बहुत ज़्यादा ये बनती है, और वहाँ की तो बिल्कुल अलग ट्रेडिशनल ही इस तरह की एम्ब्रॉयडरी होती है। तो हमारे पाकिस्तान में एक ज़माने में बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड था। अब जो ये ट्रेंड है ये स्पेशली अर्बन एरियाज़ में, मैंने जैसे पहले भी बात की, बिल्कुल ख़त्म होता आ रहा है। अब कुछ अर्सा पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि 60s और 70s का जो टाइम था, उस टाइम पे पंजाब के एरियाज़ में जो घरेलू ख़वातीन थी ना, वो बाकायदा स्टिचिंग करके फैक्ट्रीज़ में, ये क्रॉस स्टिचिंग सिंपल फैब्रिक पे, इस फैब्रिक पे भी नहीं, सिंपल फैब्रिक पे करके फैक्ट्रीज़ में बेचती थी, और वो कपड़ों पे बाकायदा लगते थे, दामन पे, और जिस तरह से पैचेस वगैरह जगह जगह लगते हैं। लेकिन अब ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही होती, मशीन की कढ़ाई नज़र आती है, लेकिन हाथ की जो आसान हो गया ना। अच्छा ये बन गया, कितना बना? ये हाफ हो गया ऑलमोस्ट। हाफ भी पूरा नहीं हुआ क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। यस ऑब्वियसली, लेकिन ये कि टेक्निक हमने देखी कि लेकिन अच्छा खासा स्पीड में कर रही है, जल्दी प्रैक्टिस जल्दी पता कर चल रही रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक और चीज़ ये कि आप लोगों का इसमें इरादा है कि इसको कपड़ों में, जैसे स्कार्फ्स में या डिफरेंट जो है एक्सेसरीज में लेकर आने का? जी बिल्कुल इरादा है। ये कंटिन्यू करूँ या नहीं, मर्जी आपकी। ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था ना, सिर्फ हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स थी। कोई 6-7 महीने अगस्त में, जुलाई अगस्त में हमने ये प्रॉपरली स्टार्ट किया था, ये बिज़नेस एज ए स्टिची के नाम से। ये स्टार्टिंग में हमारे पास 3 चीज़ें थी, एक वॉलेट थे, एक कीचेन्स थी, और उसके अलावा फ्रेम्स थे। वॉलेट्स में भी ये जो हमने ये वाले जो लेदर के वॉलेट्स बनवाए हैं, इसमें स्टिचिंग आप देख सकते हैं। ये वाली हमारी हाथ की एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। इसके बाद फिर हमने ये जो लेदर के वेंडर्स वगैरह हमने कोई ढूंढे, फिर उनसे ये सारी फिटिंग वगैरह हम करवा रहे हैं। अब ये करवा रहे हैं कि हम स्टिचिंग करके उनको दे देते हैं, तो फिर इस तरह से ये हमें बना के देते हैं। अब 3 टाइप के 3 डिज़ाइन हैं हमारे पास। ये आप एक लाइन हमने थीम पे बनाया था। ये वेरी नाइस। इनके क्या प्राइसेस हैं? ये डिफरेंट प्राइसेस हैं। जो ट्रेडिशनल वॉलेट्स हैं उनकी स्टार्टिंग प्राइस 3500 से स्टार्ट है, और ये जो थीम वॉलेट है ये 4000 से स्टार्ट है। सही। इनमें काम भी ज़्यादा है, इनमें बहुत डिटेल्ड काम है। ठीक है। स्टार्टिंग में ये 3 चीज़ें थी, फिर उसके बाद आहिस्ता हमने अब रिस्ट बैंड्स भी हम बना रहे हैं। ये जो मैंने खुद अपने हाथ में पहना हुआ है, खुद बनाया हुआ, इस तरह ये बुक मार्क्स बना रहे हैं। ये कुशन्स हमने स्टार्ट किए हैं, और इन फ्यूचर आफ्टर रमज़ान इंशाल्लाह हम लोग बैग्स वगैरह, जो लेडीज़ के बैग्स हैं उनकी तरफ भी आएंगे, और वो जो कपड़ों पे पैचेस वगैरह, दामन पे या फिर स्लीव्स पे, गले पे भी अगर ये हो तो बहुत अच्छा लगेगा। ये सारी चीज़ें इसकी तरफ भी आएंगी, क्योंकि अब ये इस तरह की चीज़ थी। पहला एग्जीबिशन मैंने और सुंबुल ने साथ किया था। हालांकि सुंबुल काफ़ी बहुत अरसे से ये काम कर रही हैं, बट मैंने हमारा काम स्टार्ट करने के 3 महीने बाद ही हमारा पहला एग्जीबिशन था। और जब हमने पहला एग्जीबिशन किया तो उस टाइम पे सब वो शौक थे कि ये है क्या चीज़, ये कहाँ से आपका कलेक्शन कहाँ अवेलेबल है? ऑनलाइन किस नाम से? ऑनलाइन स्टिची STITCHXEY
मेरा इंस्टा हैंडल है, फेसबुक पे भी अवेलेबल ठीक है है। और पिंटरेस्ट पे भी है, कहीं पे भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और हम कस्टमाइज भी करते हैं, कस्टमाइज। हाँ, वो तो फिर आपको डिज़ाइन दे तो आप जी। बना देंगे। तो आप भी एग्जीबिशंस वगैरह करते हो उसमें? मैं करती या नहीं टाइम हूँ। नहीं है? मैं, हाँ, ऐसी बात है। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन चल जाता है। जो मेरा विजिट करके देखना चाहते हैं घर पे, तो मैं क्लाइंट्स को घर पे बुला लेती हूँ कि आप मेरा घर आके देख लें। मैंने एक एग्जीबिशन किया था, इट वाज रियली ग्रेट। अभी मैंने इनके साथ ही किया था। उसके बाद अब मेरा ऑनलाइन ही है, उसी पे करती हूँ मैं। तो ज़बरदस्त। मेरा भी ऐसी फेसबुक है, पिंटरेस्ट है, इट्सी पे मैं सेल करती हूँ, साची पे करती हूँ फॉर माई इंटरनेशनल क्लाइंट्स। और बाकी मतलब 2-3 जहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी मिले, मुझे लगता है आपको वहाँ पे अपना बिजनेस को शो करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही तो है। कस्टमाइज मेरा भी ऐसी है कि कस्टमाइज आप जो बनवाना चाहें, बस ये होता है कि मेरे पैरामीटर्स में रह के मैं काम करती हूँ, जो मेरे स्टाइल है। अदरवाइज़ बाकी जो क्लाइंट साइज़ बोले, कलर बोले, वो सब कस्टमाइज हो जाता है। चलिए, तो बहुत अच्छा हैंडमेड है प्रोडक्ट कि का मुझे अच्छा। लगता है ये फ़ायदा है कि हाँ, आप बिल्कुल जो चाहे ऐसा जैसा चाहे बनवा लो, तो वो आपका हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो ज़बरदस्त काम हो रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि पढ़ाई के साथ साथ आप लोग इतनी अच्छी चीज़ें भी एक साथ साथ कर रहे हैं और डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो, फॉर ब्रिंगिंग सो मच कलर्स ऑन द सेट। आप दोनों का शुक्रिया। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जा रहा है और मदर लैंग्वेज डे का मतलब है कि आपकी जो कौमी मादरी ज़बान है उसका दिन मनाया जा रहा है इंटरनेशनली, दुनिया भर में, बैनुल-अक़वामी सतह पर। और अगर हम अपनी लैंग्वेज की बात करें, हम अपनी ज़बान की बात करें, तो हमारी कौमी ज़बान उर्दू है। और उर्दू यकीनन हम जैसे कि सब जानते ही हैं कि मुख्तलिफ़ ज़बानों का मजमूआ है, उसमें मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं। बहुत ही खूबसूरत ज़बान है। लेकिन बात यह है कि हम एक तो उर्दू की अहमियत पे भी बात करेंगे, उर्दू का जो है उर्दू की तरफ रुझान पर भी बात करेंगे, उर्दू मीडियम पे भी बात करेंगे। लेकिन साथ साथ एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें प्रोग्राम के आगे चल के हिस्से में मैं ज़रूर बात करूँगी कि जब भी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का जिक्र आता है या हम इस तरह के कोई भी दिन देखते हैं, लैंग्वेजेस डे की बात करते हैं, लैंग्वेजेस को स्टडी करते हैं, तो हमने शायद ये समझा हुआ है कि जो भी मादरी ज़बान है या इंटरनेशनल लैंग्वेज ओवरऑल अंग्रेज़ी है और उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन क्या हमारे पास हम अपनी ज़बान में रहते हुए भी तरक्की कर सकते हैं? ऐसे हमारे पास मॉडल्स भी मौजूद हैं। हम चाइना की मिसालें भी हमारे सामने मौजूद हैं, रशिया की मिसालें मौजूद हैं, फ्रेंच कंट्रीज़ को आप उठाकर देख लें तो हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। आगे चलकर हम शो में उस पर भी बात करेंगे कि किस हद तक हम इसको अहमियत दे सकते हैं अपनी मादरी ज़बान को, और इसकी अहमियत और इसकी जो है ना वो तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। रिफा सिराज आप हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आप राइटर भी हैं, मुख्तलिफ जो है वो किताबें भी लिखी हैं, आपने सीरियल्स भी लिखी हैं। वेलकम टू द शो रिफा। आपा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र। और साथ साथ हमारे साथ रिजवान ज़ैदी साहब भी मौजूद हैं। आपसे मुलाकात बिल्कुल रही है। रिजवान ज़ैदी साहब का तारुफ जो है वो आप सबके सामने मौजूद है। आप रेडियो ब्रॉडकास्टर भी हैं, साथ साथ जो है वो कंटेंट स्पेशलिस्ट भी हैं। वेलकम टू द शो रिजवान साहब। और उर्दू से खासा शगफ रखते हैं, उर्दू मुबाहिसीन के जज भी हैं और मेरे उस्तादों में से हैं। बड़ी मोहब्बत। आप कैसे हैं? खैर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो जब हम इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की बात करते हैं, जैसे भी मैंने स्टार्ट में भी कहा कि उर्दू एक बहुत खूबसूरत ज़बान है, और क्या वाकई हम इसकी अहमियत को जानते हैं, इससे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी मदर लैंग्वेज से हमें करनी चाहिए या अपनी जो है ना होमलैंड से करनी चाहिए, और करते हैं? मुझसे जी जी देखिए, उर्दू ज़बान का दामन तो बहुत वसी है। इसके अंदर इतनी गुंजाइश है, जो भी इसकी तरफ 4 कदम बढ़ाता है ये उसे अपनी गोद में ले लेती है। यहाँ पर ख़यालात की तरसील के लिए इतने अल्फाज मौजूद हैं, यानी अल्फाज का ज़ख़ीरा मौजूद है कि अगर कोई वाकई इसको बहुत प्यार और मोहब्बत से इसका परवान चढ़ाए तो कहीं पर भी उसको अपने ख़यालात पहुंचाने में दिक्कत नहीं पेश आ सकती। मगर मौजूदा हालात में इसके साथ एक अलमिया है। मेरी कोशिश है कि उर्दू पे ज़बान पे बात हो रही है और हमारी मादरी ज़बान उर्दू है, तो मैं गलती से भी इंग्लिश लफ्ज़ यूज़ ना करूं, क्योंकि इंग्लिश तो सब ज़ाहिर है हर पढ़े लिखे बंदे को आती ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये अलमिया जो चल रहा है वो ये है कि हम लोगों ने अपने मादी मफादात की खातिर इस ज़बान को बहुत ज़ख्मी किया है। हम अपनी इस कीमती ज़बान को यानी
इस्तेमाल करते हुए झिझकने लगे हैं। ऐसा महसूस का होता है कि जैसे उर्दू बोलने वाला कोई खुदा ना खास्ता मतलब वो क्या कहते हैं, हाँ दकियानूसी हाँ दकियानूसी है, उसका बैकग्राउंड नहीं है कोई ग्रेसफुल बावकार। तो ये सब के सब जो है हमारी इस वजह से भी हो रहे हैं। एक चीज़ आप ये समझिएगा, क्योंकि अब इंसान डेटा और इन्फॉर्मेशन के दौर में जी रहा है और ग्लोबल हो गया है। अब होता यह है कि ना इंसान को ये सब ना ज़बान ना रिश्ते ये प्रायोरिटी नहीं रहे। अब ये होता है कि आप लोगों में इम्तियाज़ कैसे मतलब मुमताज़ कैसे नज़र आते हैं, आपका सोशल स्टेटस क्या है, आपके सोशल स्टेटस को परवान चढ़ाने वाले लवाजमात कितने मैसर हैं। तो ज़बान बेचारी तो बेचारी ही होकर रह गई है। सही बात ये ईमानदारी का एक तज्जिया है। मुझे, मैं राइटर हूँ, मेरा नॉवेल पाकीज़ा में आजकल चल रहा है। आप यकीन करें कि मैं मतलब दावा तो नहीं करती, लेकिन मुझे एतमाद है कि मैं बहुत सारी पॉपुलर डाइजेस्ट में लिखने वाली राइटर्स के मुकाबले में बेहतरीन उर्दू का इस्तेमाल जानती हूँ। और क्योंकि मैंने अपने से सीनियर्स को बहुत मोहब्बत से पढ़ा है। यह नहीं है कि भाई मैंने मशहूर होने के लिए कोई शॉर्टकट लिया हो। मैं स्कूल गोई हूँ, मैं तब से पढ़ रही हूँ। तो लेकिन वहाँ पर मुझ पर आपको हैरत होगी कि तनकीद आती है कि ना रिफत सिराज जो हैं वो इंग्लिश के जो अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल कर रही हैं, यानी मुझे एक तरह से क्रिटिक तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आप ये एक कैरेक्टर्स की मतलब जो किरदार निगारी की तकाजा है, मुझे कोई शौक़ नहीं है। आप लोगों ने माहौल ऐसा बना दिया है कि जब मैं बर्गर बच्चे को दिखा रही हूँ तो वो आइए जाइए नहीं बोल रहा। अच्छा, आप एक और चीज़ अब बताइए, वो कोई बात होती है हक करो, ये करो, वो करो। अब यानी OMG कहना, वो ओ माय गॉड कहना जो है ना, वो मुसीबत लगने लगा है। OMG पे गुजारा हो रहा है। मसला ये है कि जब बात आपा करिए तो वही बात बता, रोमन आ गया और फिर वही वाला दौर भी आ गया, वो वाली माएँ भी आ गई, बेटा अंकल को क्लैप करके दिखाओ। हाँ, तो ये आपने जी, तो मतलब इस तरह के ना उर्दू में ना अंग्रेज़ी में कहीं पे भी जो है ना वो हम अपने आप को फिर मनवा नहीं पा रहे। बच्चा भी वही है। तो रिजवान भाई की तो बड़ी इस पे जंग रहती है। तो आप नहीं, जंग नहीं रहती थी कि हम भी तिफिल मकतब हैं, गो के अब मकतब में इस जुस्से के तिफिल दस्तयाब नहीं होते। कहने का मकसद है बहुत सारी चीज़ें हैं। उर्दू मेरा फ़ख्र है, मेरा गुरूर है, मेरी पहचान है, मेरी शनाख्त है, और मुझे किसी वक्त भी शर्मिंदगी नहीं होती। और मेरी अंग्रेज़ी उतनी ही अच्छी है जितनी एक अंग्रेज़ की उर्दू। और अंग्रेज़ी को मैं अक्सर कहता हूँ ये अंग्रेज़ी है, इसमें ज़ुबान से कोई नफ़रत वाला शायबा नहीं है। अच्छा, 2-3 बातें आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से। एक, निसाब में हमें एक अरसे तक गलत पढ़ाया गया, जो कि अभी तक जारी है, कि उर्दू को कहा जाता है लश्करी ज़ुबान। हाँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं मुख्तसरन ये बयान करूँ कि डॉक्टर रऊफ़ पारेख साहब का आर्टिकल मौजूद है, तहक़ीक़ी मक़ाला ज़ुबान के तनाजुर में, आप उसको पढ़ लें तो आपके सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब तुर्क यहाँ आए थे उससे पहले उर्दू में बात की जा रही थी। वो फिर एक ज़रा सी अदबी तरफ बात निकल जाएगी। और हम उर्दू में अगर 17 ज़ुबानों के अल्फाज शामिल हैं तो हम इसे लश्करी कह देते हैं। अंग्रेज़ी में 120 ज़ुबानों के अल्फाज शामिल हैं तो हम उसे क्या कहेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ बात कह दें कि उर्दू में जो रिफत साहब ने बात की ना, वसत की बात की जाती है। हम ठीक है, हम इंग्लिश होती है रोज़मर्रा की। मैं अब दुकान पे अगर जाऊंगा और मैं मिक़यासुल हरारत तलब करूंगा मेडिकल स्टोर पे तो नहीं मिलेगा। हाँ, मैं थर्मामीटर कहूँगा तो मुझको दे देगा। ठीक है, तो हमें थोड़ी सी वसत का मुज़ाहरा करते हैं, लेकिन जिस हद तक हद्दुल मक़दूर कोशिश करनी चाहिए कि जब जिस ज़ुबान उस ज़ुबान का लफ्ज़ मुतबादिल मौजूद है, वो जिस तरह आपने कहा बेटा फ़ोक देना, बेटा स्पून देना, तो तुम्हारे मतलब है अजदाद कांटे से खाते चले गए। और कांटा भी कब आया था, जब पानी की किल्लत थी, मज़दूरों ने खाया, फिर ये उस तरह मुगलिया ये कांटे से मरा। भाई और रिफत आपा, ये घर में जो आपने फोर्क और स्पून बोला तो मुझे याद आया, मैंने घर में कहा चमचा लेकर आओ। हाँ। और वहाँ आपको कहा अपने बेटे को, अब वो जी होता है ना कि माँ तो कहेगी स्पून, तो मेरी मासी आके कहती है क्या वो चम्मच स्पून मंगा रही है। मैंने कहा तो बेटा चम्मच को नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है, वो मतलब मुझे वो कह रही कि आप स्पून बोले बच्चे को। मैंने कहा बेटा चमचा भी ठीक है, अगर वो चमचा भी कहता है तो मुझे एतराज नहीं है उसके चमचा कहने पर। मेरे घर में काम करने वाली मैडम की बात पर मुझे याद आया, वो 70+ में थी। हाँ। तो वो छुट्टियों पे जा रही थी, वो नई आई थी, मुझे कहने लगी बाजी आप बलोची ज़बान वो यूज़ करती, बाजी आप परेशान मत हो ना, हम अपना कज़न लेकर आएगा। सही।
समझ रहे? तो यानी उस 70 प्लस के बंदे को कज़न का मतलब ये है कि भाई मेरे चाचा ज़ादे के, खाला ज़ादे के, फूफी ज़ादे, मगर उसको पता है कि कज़न क्या होता है। और इसमें कोई ये बात नहीं कि किसी दूसरी ज़ुबान की, किसी की दूसरे की हम उसको की अहमियत और फ़ौक़ियत बात नहीं करते। देखिए, अगर हम पाकिस्तानी इस वक्त जो दौर है, जब तक हमारा बयानिया उर्दू नहीं होगा, देखिए पाकिस्तान में कोई 60 के करीब या 60 से ज़ायद मादरी ज़ुबानें कह लें, इलाक़ाई या मुक़ामी ज़ुबानें जो बोली जाती हैं, उनको अगर एक लड़ी में पिरो के रखा हुआ तो उस उर्दू में पिरोया। फिर मैं आपको बताऊं, जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से रुखसत हुए तो अखबार की शह सुर्खी, जो अब हेडलाइन कहलाती है, शह सुर्खी से लोग नावाकिफ़ हो गए। बिल्कुल ऐसा हेडलाइन अखबार जंग की कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शमाए हयात बाद फ़ना के तुम झोंकों के हाथों गुल हो गई। तो पहले इसी मिजाज की उर्दू थी, इसी मिजाज को समझा जाता था। अखबार में भी लिख दें तो समझ बात देखें ना, वही वाली चाल है। हम एक इस भेड़ चाल में मतलब आधे तीतर आधे बटेर हो गए ना, कि उर्दू अगर कोई, अच्छा फिर हमारे यहाँ एक और मसला क्या हुआ टेलीविज़न मीडियम पर, कि हमने कोई भी अगर मज़ा का खेस किरदार तरतीब दिया तो हमने कोई ऐसा माफूकुल फितरत किरदार जो है वो बनाया, और उससे हमने फिर उर्दू इस अंदाज़ की अदा करवाई के लोग हंसने लगे। तो हमने अपनी ज़ुबान के साथ ये भी रखा। और फिर हमें ये देखना चाहिए कि बिलखुसूस चाहे वो टीवी मीडियम हो या प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो अब वो इमले को जो दुरुस्त किया करते थे, जो तलफ़ुज़ का ख्याल रखा करते थे, अब वो लोग भी नापैद होते चले जा रहे हैं। और जिसकी बुनियादी वजह क्या है, वो मुआश का ही मामला। और इसमें एक सजेशन है कि अगर जिन अखबारात की या जिन चैनल्स की उर्दू अच्छी है, अगर उनके रेट, इश्तिहारात दूसरों से बेहतर हों, तो जब फाइनेंस इन्वॉल्व होगा तो यकीनन किसी ऐसे उर्दू से मोहब्बत करने वाले को इदारे में रखा जाएगा कि जब उर्दू दुरुस्त करवा तो हमें इश्तिहारात भी ज़्यादा। लेकिन ये देखें ना आपके, वो फिर वही वाली बात है कि तवज्जो उस तरफ हो, फिर सारी चीज़ें कमर्शलाइज्ड हो गई हैं। अब हर चीज़ में हम ये देख रहे हैं फाइनेंस है, हाँ मटेरियल इन्वॉल्व है। लेकिन रिजवान भाई जो बात करें, एक वक्त ऐसा था कि हम रेडियो और टीवी से और अखबारों से अच्छी उर्दू का चुनाव, अच्छे अल्फाज का चुनाव किताबों से सीखते थे और देखते थे। वो अब हमें टीवी में भी मिसिंग लग रहा है, जिसकी बात अभी रिजवान भाई भी कर रहे हैं। हम ज़रा इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे, और मुझे जब मैंने वक्फा लिया तो मुझे याद आया कि मुझे इस वक्फे लेने पर भी जो है वो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप कितना वो इस तरह से कहती हैं, वक्फे पर जाते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। तो उस पर भी, क्योंकि उमूमन हम कहते हैं जी ब्रेक लेंगे और ये लेंगे, मैं ब्रेक भी कहती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन अब इस्तेमाल कम है और अच्छे अल्फाजों का चुनाव और इस्तेमाल। इस सिलसिले में हमारी खुशनसीबी ये रही कि नाज़माबाद की मेरी रिहाइश, हम तो नाज़माबाद के रेड इंडियंस हैं, क्योंकि 1954 से वहीं से रह रहे हैं, जब से आबादी बनी। हमारे पड़ोसी थे कुरैशपुर साहब। तो कुरैशपुर साहब जिस तरह कमर्शियल ब्रेक एक राइज मुस्तामिल है, तो कुरैशपुर साहब उसको फरमाया करते थे तशहीरी वक्फा। तो मैंने फिर मतलब जिस तरह कहते हैं दो ज़ानो तलम्मुज़ दराज, हाँ कुरैशपुर साहब, तो दो ज़ानो तलम्मुज़ दराज होकर उनसे बाकायदा इजाज़त तलब की, और उसके बाद से मैं FM पर हमेशा मैंने तशहीरी वक्फा उनसे मैंने मुस्तार लिया और उस तरह से लफ्ज़ को राइज किया। अच्छा, अच्छी उर्दू बोलें तो रिफत आपको मज़ा भी बड़ा आ रहा होता है ना, कि आपको और सुनने में भी आ रहा होता है। लेकिन बात वही कि जिसको ये तब आएगा, हमारी भाई कहते हैं जिसको दर्द हो उसको समझ में आ रहा होता है। नहीं, हम बेहतरीन उर्दू भी बोलें, लेकिन जो हमारा मुखातिब है उसे इतनी हाँ, इतनी तो उसको मतलब उसके अंदर एक वुसअत होनी चाहिए कि जो हम कह रहे हैं वो वहाँ पर सही तरीके से रिसीव भी हो रहा है, वसूल भी हो रहा है। अच्छा, अब मैं कितनी भी अच्छी उर्दू बोलूं, अब मेरे बच्चे घर में कहते हैं कि इसको क्या कहते हैं। अब लेकिन मैंने उनकी ट्रेनिंग, बहरहाल चाहे वो कैम्ब्रिज पढ़े हैं, लेकिन मैंने घर को, मुझे स्कूल से ये चीज़ इंस्ट्रक्शंस आती थी कि आप लोग अपने बच्चों के साथ घर में इंग्लिश बोलिए, ये कीजिए वो कीजिए। मैंने कहा आप स्कूल में इंग्लिश बुलवाइए और ये काम आपकी ज़िम्मेदारी है। हमारी जो मादरी ज़बान है ना, हम वो बच्चों से बिल्कुल ही एक तरह से अच्छा, निसाब और स्कूलिंग सिस्टम पे भी आना है मुझे, और मुझे इस पर बात भी ज़रूर करनी है, क्योंकि हम इसको स्किप नहीं कर सकते मदर लैंग्वेज डे पे जब हम बात करते हैं। जैसे कि अभी रिफत आपने भी कहा कि स्कूल्स में रुझान यही है और ऐसा ही है कि अंग्रेज़ी और घर में भी अंग्रेज़ी बात करें, जबकि दुनिया में उठाकर आप देखें कनाडा, US और दीगर कंट्रीज़ में जब हम बच्चों को पढ़ता हुआ देख रहे हैं, वो कहते हैं हम स्कूल में जो हमें लैंग्वेज सिखानी है, स्पेनिश, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जो भी हम सिखा लेंगे, आप घर में अपनी मादरी ज़बान में बात करें बच्चे से। इस तरह वो मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखेगा। तो हमारे यहाँ तो उल्टा ही है, मादरी ज़बान को छोड़ो जी, नो, यस, आई डोंट केयर, ब्रिंग द स्पून, ये सब में लगे हुए हैं। तो ये निसाब में आप, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रहे थे रिजवान भाई,
तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को उर्दू लिखना नहीं आती, तो देखें, पढ़ना किसी भी नहीं ज़ुबान है, के पढ़ना नहीं लिए जानते। रस्मुल ख़त जो है ना उसका वो होना बहुत ज़रूरी है। अगेन देखें ये सिलसिला फिर वहाँ से शुरू होता है, इस पर बहुत सारी इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि जब आपने इस तासुर को कायम किया है, राइज किया कि अंग्रेज़ी मालिक की ज़बान है और उर्दू ग़ुलाम की ज़ुबान है, तो मालिक और ग़ुलाम की जो तफरीक हमेशा से चली आ रही है कि एक रिसीविंग मतलब एक देने वाला हाथ है, एक लेने वाला हाथ है, तो उसी रुझान का परताव है सारा ये। लेकिन अब ये वाला सिलसिला यहाँ भी अभी मैं कुछ देख रहा था जो पाकिस्तान के बड़े स्कूल हैं बिलखुसूस पंजाब की तरफ, तो वहाँ उनके वालिदैन को यही शिकायत है अपने स्कूल वालों से कि हमारी जो मादरी ज़ुबान है उसमें बात नहीं की जा रही, तो उसको राइज करना चाहिए फ़रोग़। जिस तरह देखें हम स्कूल कह रहे हैं, हम उसको मदरसा नहीं कह रहे, हम उसको दर्सगाह नहीं कह रहे, लेकिन अब स्कूल भी उर्दू में ही शुमार, हम टेबल को टेबल ही कह रहे हैं, हम मेज़ नहीं कह रहे, हम चेयर कह देते हैं या हम गिलास कह देते हैं, हम कूज़ा नहीं कह रहे ना, हम माचिस कह देते हैं, हम दिया सलाई नहीं कह रहे। तो बहुत सारी चीज़ें कि अब जो उनका भी महसूस हो रही हैं तो उसके अंदर समूल है। लेकिन हाँ, क्योंकि वही वाली बात है, एक जिस तरह मुखातिब की बात की, अब मुखातिब और मुखातब का फ़र्क क्या है, कि मुंतज़िर और मुंतज़र का फ़र्क क्या है, तो ये सिर्फ कभी हकीकत मुंतज़र नज़र आ ले बास मजाज में। तो अब वही वाली बात है कि जिस तरह अगर कोई अरब जो है अगर कलाम पाक पढ़ता है बग़ैर अराब के तो दुरुस्त अंदाज में पढ़ा जाता है। यहाँ अगर ज़ेर की इजाफ़त जहाँ होती है वहाँ बड़ी ये से हिज्जे कर देते हैं, वो लोहे कलम, तो बड़ी है के साथ लोहे कलम लिख देते हैं लोग, और लोहे मतलब लोहे वाला लोहे कलम लिख देते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगेन जो बात है, अगर इस बात को दोबारा दोहराया जाए, किसी भी ज़ुबान से कोई इख्तिलाफ या जंग या कशीदगी नहीं है। हाँ, अपनी ज़ुबान पे हमें फ़ख्र होना चाहिए। और एक और चीज़ देखें, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ मीडिया से रहा, हमारे जो ड्रामे आते हैं जो राइटर लिख के भेजता है तो उस पर जवाबन तहफ़्फ़ुज़ात नहीं जाते, रिजर्वेशन जाती है। तहफ़्फ़ुज़ात जाने चाहिए ना कि आपके फ़लाँ एपिसोड में ये सीन दुरुस्त नहीं था। वो मैं अगर मुझ जैसा बिल्कुल नीलबटा सन्नाटा आदमी मुझे अंग्रेज़ी में मेरी तहफ़्फ़ुज़ात देते रहो, मुझे तो फिर किसी से रुजू करना पड़ेगा, किसी ट्रांसलेटर से भाई कर दो, मुझे नहीं आती। तो हमारी ये एक रुझान गालिब है, तो ये चला चला। अच्छा फिर आप इसको सेकंड करती हैं क्या है? और दूसरी बात ये, हम इसे सोशल स्टेटस बहुत बना दिया अंग्रेज़ी को या किसी भी लैंग्वेज को, हम ये समझते हैं अंग्रेज़ी है हमारी यहाँ, तो हम जब तक उर्दू को अब स्केल नहीं करेंगे, वही वाली बात है, ग़ुलाम और जो है हुक्मरान की ज़बान या जो है आपसे ऊपर तबके की ज़बान को हमने समझा हुआ है, तो हम इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह से उर्दू की अहमियत को जाकर कर सकते हैं? ये इतना आसान नहीं है। ये यूँ समझें कि ये कैंसर की तरह ना, इसकी जो रूट्स है ना वो बहुत मजबूत हो चुकी हैं। जैसे पुराने 200 साल पुराने दरख्त की जो जड़ें दूर दूर तक निकल जाती हैं। जब तक वो जो हमारा जो मेन सोर्स है जो कुरान, कि जब तक अल्लाह ताला कभी उस हालत नहीं बदलता जब तक कि आपको खुद हालत बदलने का शऊर ना आए, आप खुद से ना चाह रहे हो कि चेंज आना चाहिए। हमारे यहाँ मसला ये है कि जो तब्दीली के लिए किसी भी मतलब पॉजिटिव मस्बित तब्दीली के लिए जो भी कोशिश कर रहा होता है, तो जितने वो क्या कहना चाहिए कि ऐशो आराम के लग्जरियस के जो आधी क्लास एलिट क्लास है ना, वो सबसे ज़्यादा मज़ाहमत करती है। और मज़ाहमत उसकी मज़ाहमत की वजह ये है कि उनके लंबे हाथ होते हैं। उनके लंबे हाथ क्यों हैं? क्योंकि वो पैसा खेलते हैं। जब तक ये पैसा खेलने का एक तमाशा जो लग चुका है, और ये आज से नहीं लगा हुआ। देखिए, जब मैं पैदा नहीं हुई थी तो 22 ख़ानदान मशहूर थे, वो रूल कर रहे थे। तो जब तक है ना इंसान ग़ुलामी के लिए अपने आप को सरेंडर करता रहेगा, एक प्लेट बिरयानी और 2 रोटी के लिए वो सरेंडर करता रहेगा, कुछ भी नहीं होना। ये एक इज्तिमाई शऊर की ज़रूरत है। उसके लिए एक मुखलिस मतलब रहनुमा, तो अब ये एक मुखलिस कौमी के उसमें नहीं कर रही, एक मुखलिस रहनुमा यानी घर घर चाहिए होता है। कम से कम एक मोहल्ले में एक बंदा तो ऐसा हो ना जिसकी बात को सुना जाए, जैसे पुराने ज़मानों में होता था। अब तो आपके पड़ोसी को पड़ोस का नहीं पता होता। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने जो है ना निसाब में भी हमें और ये स्कूल्स में भी या तालीमी दारों में भी अब इस पर दोबारा से जो है ना वो हमने जी इस्लामियात भी पढ़ाना है तो अंग्रेज़ी में पढ़ाना है, पाकिस्तान स्टडीज़ भी हम अंग्रेज़ी में पढ़ाएंगे, हम जो तमाम सब्जेक्ट्स हैं वो अंग्रेज़ी में पढ़ाएंगे, सिर्फ उर्दू में पढ़ने के लिए रह जाएगी तो फिर और उसमें भी बच्चे को समझाने के लिए वेल मिस्टर गालिब सेस कहना पड़ता है ना जी।
तो दुख हुआ मुझे ये सुन बच्चे के। को समझाने के लिए। अच्छा, एक रुझान एक और जो परवान वेरी चढ़ रहा शॉर्टली है कंक्लूड करें, रिजवान मेरी वक्त खत्म हो रही है। कि हम उर्दू क्यों पढ़ें, हमें फ़ायदा क्या? आप वक्फा अरे ये तो बड़ा सवाल छोड़कर चले गए आप, फिर किसी दिन इस पे बात करेंगे कि उर्दू क्यों पढ़ें और फ़ायदा क्या, ये एक पूरा टॉपिक है, इस पर बात होगी। लेकिन बहुत थैंक यू सो बेहतरीन मच, सवाल है बहुत शुक्रिया रिजवान जारी साहब, आपने वक्त दिया, रिफत आपने वक्त दिया, आप दोनों की आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का यहाँ पर ख़त्म हो गया। रमशा कमल को दीजिए इजाज़त, पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, हम अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।